बच्चों अगर हम जे एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर एनालिसिस करें तो वी विल फाइंड कि जो सबसे कम बच्चे अप्रोच करते हैं या सबसे कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं जिस टॉपिक को, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मैंडेटरी होता है फॉर जे एडवांस, क्योंकि उसका जो वेटेज है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो काफी ज्यादा होता है। तो आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि आप उन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर काफी ज्यादा स्केर्ड होते हैं, काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको बेसिक ट्रिक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होती है या जो अप्रोचेज होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में नहीं रहते या उनको पता ही नहीं होता है किस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो आगे आज हम इस अगले 1.5 घंटे में करीब करीब हम देखने वाले हैं कि एफर्टलेसली किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो में रहना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जे एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई विल मेक क्रिस्टल क्लियर दिस फॉर ऑल ऑफ यू। और मैंने साथ ही साथ कुछ ऐसे भी सवाल रखे हैं जो मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल आगे आने वाले सालों में आ सकते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो नॉन पीवाईक्यूज हैं, बट दे आर आल्सो वेरी ग्रेट टू बिल्ड कॉन्सेप्ट एज वेल एज सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि दिस इज फ्रॉम जे एडवांस 2013। अगर आप इस क्वेश्चन के आउटलुक को देखिएगा तो यू विल फील कि यार दो सर्कल्स दिए हुए हैं ना, एक तो x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरा इस तरीके से। और यहां पर भाई ने यहां पे हमारे को ये दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, तो फील तो दिला दिया इसने, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और एक और ये कंडीशन भी दी हुई है। तो क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको बतला रहा हूं कि कुछ चीजें हमें बार बार इस तरह के क्वेश्चंस में करनी पड़ेंगी। एक बार एक चीज होती है कि हमारे को इस प्रॉपर्टी का बहुत बार यूज करना पड़ सकता है। जैसे एक प्रॉपर्टी है आपकी मॉड जेड स्क्वायर जेड जेड बार, ये आप देखोगे फ्रीक्वेंटली अप्लाई होता है इन सिंप्लीफिकेशंस, है ना, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार, ये आप देखोगे फ्रीक्वेंटली यूज होता है ना, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। दूसरा कॉन्जुगेट लेना, इक्वेशंस बेस्ड अगर क्वेश्चंस है ना, इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो कॉन्जुगेट लेना या फिर मॉडुलस लेना इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, ये सब भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है। और अल्टीमेटली अगर कोई चीज दुविधा दे रही है, कोई चीज परेशान कर रहा है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई या r e की पावर आयटा थीटा, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें चीजों को लेकर आगे बढ़ना होता है। तो हम जरूर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए इस तरह की सारी चीजों को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं और आप तक लेकर आने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस वाले प्रॉब्लम में कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो हमारे पास दो सर्कल्स अगर आप बेसिकली देखिएगा, इसका सेंटर बेटा आप देख सकते हो कि x नॉट कॉमा वाई नॉट है ना, z नॉट इज x नॉट प्लस आयटा वाई नॉट और इसका रेडियस r है। तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखें इस सर्कल को तो आई होप आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सर जी ये तो मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r है ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ये एक सर्कल के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई, जिसका सेंटर है मेरे भाई x नॉट कॉमा वाई नॉट और रेडियस है r, रेडियस है r। तो हम इस मूविंग पॉइंट को जैसे कि z मान लेते हैं और इस पॉइंट को अगर z नॉट मान लेते हैं, z नॉट मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है z नॉट है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि z और z नॉट के बीच की दूरी r है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z1 z2 हैं तो ये चीज भी दिमाग में रखिएगा कि भाई मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 ज्योमेट्रिकली क्या मीन करता है। मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 आपका मीन करता है z1 और z2 जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों उसके बीच की दूरी है ना, उसके बीच की दूरी। तो यानी ये चीज क्या समझा रही है मुझे कि z और z0 के बीच की दूरी क्या है, r है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे, इसका भी सेंटर बेटा z0 ही है। तो यानी मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 और इसका रेडियस मेरे भाई 2r के बराबर है, इसका रेडियस मेरे भाई 2r के बराबर है। देख लीजिए एकदम बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और डेटा दे रहा है, एक और डेटा क्या दे रहा है कि भाई अल्फा है और एक 1 अपॉन अल्फा बार है। एक अल्फा है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है 1 अपॉन अल्फा बार। अल्फा किस पे लाई कर रहा है, अल्फा लाई कर रहा है इस सर्कल पे, 1 बाई अल्फा बार किस पे लाई कर रहा है, इस वाले सर्कल पे। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या पॉइंट अगर लाई करता है तो इसका मतलब क्या है, वो z की जगह ले रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि अल्फा इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर पे लाई कर रहा है तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस जेड नॉट इक्वल टू r, है ना। और यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी, यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कौन लाई कर रहा है, 1 बाई अल्फा बार, तो 1 बाई अल्फा बार माइनस जेड नॉट इक्वल टू 2r।
क्या आपको ये दोनों कहानियां समझ में आई कि क्या क्या हुआ? पहली चीज हमने क्या की कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इस सर्कल की इक्वेशन को हम लोगों ने कन्वर्ट करके लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू आर। दूसरे सर्कल की इक्वेशन को भी लिखा, अल्फा पहले वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, ये देख लीजिए, ये जो सर्कल है इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो अल्फा को हमने इस पे सेटिस्फाई कराया और 1 बाई अल्फा बार को दूसरे वाले पे लाई कराया। और अब हम यूज करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब यहां पे आके बच्चे सोचते हैं यार क्या करें, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मॉड्यूलस अगर कभी भी हो तो स्क्वायर करने की आदत को डालिए, है ना। और भी प्रॉब्लम्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आप खुद से भी कर सकते हैं, राइट। तो हम जैसे ही इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, देखिएगा पहली इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगी। तो ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर टाइप की फील दे रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे मेरे भाई? मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को लिखेंगे जेड जेड बार, यानी अल्फा माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा बार माइनस जेड नॉट बार, एंड दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा भैया? आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, अल्फा माइनस जेड नॉट इंटू दिस। अब सर इसको कैसे हैंडल करना है? इसको बिल्कुल सिंपल है यार, मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस विल गिव यू अल्फा अल्फा बार, है ना, और अल्फा इंटू जेड नॉट बार, राइट, और फिर माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा बार, राइट, और फिर आएगा आपका प्लस जेड नॉट बार इक्वल टू आर स्क्वायर। भैया ध्यान से देखिए, अल्फा अल्फा बार आपका क्या हो गया? मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट अल्फा बार। बहुत बार बच्चे क्या है, इस तरह की इक्वेशन को देखकर घबरा जाते हैं, बस पेशेंटली आगे बढ़ते रहिए, जो बेसिक चीजें सीख रहे हैं उन्हीं से वो यूज करते हुए आगे बढ़ते रहिए। इसको हम लोग दर्जा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। चलिए इक्वेशन नंबर 2 पे चलते, इसको भी हम दोनों साइड स्क्वायर करने वाले हैं मेरे भाई। जब इसको भी दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इसको जेड जेड बार लगाओगे तो कितना आएगा बताओ? 1 अपॉन अल्फा बार माइनस जेड नॉट इंटू, अब इसका बार तो 1 अपॉन अल्फा बार का बार क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा माइनस जेड नॉट बार, एंड दैट इज इक्वल टू गाइस 4r स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 अपॉन अल्फा अल्फा बार, है ना, और फिर माइनस देखिएगा बच्चों तो जेड नॉट अपॉन अल्फा, है ना, और फिर देखिएगा तो कितना आएगा? माइनस जेड नॉट बार अपॉन अल्फा बार, और लास्ट में आएगा प्लस जेड नॉट बार। मैं क्या कह रहा हूं कि एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम किसका लगेगा? एलसीएम लगेगा सर जी अल्फा अल्फा बार का। आप अगर ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहां से यहां तक, तो अल्फा अल्फा बार का एलसीएम लगेगा। तो अल्फा अल्फा बार अगर एलसीएम में लिया आपने तो ऊपर क्या बनेगा? यहां तो 1 बनेगा सर, माइनस क्या बनेगा सर? तो माइनस बनेगा, अगर यहां देखेंगे तो जेड नॉट अल्फा बार, है ना, और फिर यहां क्या बनेगा सर? माइनस ऑफ जेड नॉट बार अल्फा, है ना, क्योंकि जेड नॉट बार के नीचे अल्फा बार है और अल्फा अल्फा बार का एलसीएम है, तो ऑफ कोर्स अल्फा बार यहां पे दिख रहा है तो अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा बेटा? है ना, जेड नॉट बार यानी कि मॉड जेड नॉट स्क्वायर और इनटू मॉड अल्फा स्क्वायर। सर मॉड अल्फा स्क्वायर कैसे है सर? तो अल्फा अल्फा बार बेटा कितने के बराबर होता है? मॉड अल्फा स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। चाहो तो इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको फिर इक्वेशन नंबर क्या 2 में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल हम इसको अगले पेज पे यूं के यूं छाप रहे हैं। पहली इक्वेशन हो गई बच्चों मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस जेड नॉट, है ना, माइनस जेड नॉट लिखते हैं, माइनस अल्फा जेड नॉट बार, पहली इक्वेशन लिख रहे हैं, माइनस अल्फा जेड नॉट बार, है ना, फिर क्या है बेटा? बेटा देखिएगा माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट अल्फा बार माइनस जेड नॉट अल्फा बार, और प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, कमिंग टू द सेकेंड इक्वेशन देखिए 1 माइनस जेड नॉट अल्फा बार माइनस 1 माइनस जेड नॉट अल्फा बार माइनस जेड नॉट बार अल्फा। थोड़ा सोचिएगा कि इसके आगे क्या करना है ना, थोड़ा सोचिएगा क्या करना है। जेड नॉट बार अल्फा प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, आप सोच लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशंस को, आपको तुरंत चमक जाएगा क्या करना चाहिए। और 4r स्क्वायर और अल्फा अल्फा बार हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। अल्फा अल्फा बार कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो मेरे को यहां पे दिख रहा है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स यहां सेम है। देखिए जेड नॉट अल्फा बार जेड नॉट अल्फा बार, जेड नॉट बार अल्फा जेड नॉट बार अल्फा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम करने वाले हैं भैया सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहां माइनस प्लस प्लस
माइनस माइनस। तो यहां देख सकते हैं कि यहां पे ये घट के आएगा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मेरे भाई कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मेरे भाई कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां बचेगा देखना मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस मॉड जेड नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। कुछ तो कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना। और इधर देखिएगा आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1 है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, एंड प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर अगर देखिएगा और अंदर देखिएगा तो क्या आएगा 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर। भाई कुछ कॉमन आ रहा है ना, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, और इधर आएगा आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस मॉड अल्फा, सॉरी 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। देख लीजिए, अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहां से अगर मैं मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकालता हूं बच्चों, तो यहां बचेगा 1 माइनस मॉड जेड नॉट स्क्वायर, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। सर इसके आगे तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? एक और इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से देखिएगा इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, 2 मॉड जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2। बोले तो 2 को इधर ले आइए, तो 2 इंटू मॉड जेड नॉट स्क्वायर, है ना, माइनस 2 तो कॉमन लिया इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा अगर देखिए ध्यान से, तो यहां पे मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, आर स्क्वायर बाई 2। मतलब इसकी वैल्यू सोचिए कितना आ गया, इसकी वैल्यू सर जी आ जाएगी माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई 2, और इधर मेरे भाई आ रहा है आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। आर ऑब्वियस बात है नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, रेडियस है सर्कल का, नहीं तो फिर दोनों सर्कल के सेंटर एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएंगे, और रेडियस दोनों के क्या हो जाएंगे, जीरो, फिर कोई सेंस नहीं मिलेगा सवाल का। तो इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, तो यहां माइनस साइन अगर यहां आएगा तो माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस 1, है ना, और 2 इधर ले जाइए तो 2 माइनस 8 मॉड अल्फा स्क्वायर। इस 8 मॉड अल्फा स्क्वायर को इधर ले जाइए, 1 को उधर ले जाइए, तो इधर आएगा तो 7 मॉड अल्फा स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस है, और 2 माइनस 1 इज 1। मॉड अल्फा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो मॉड अल्फा स्क्वायर इज 1/7, और यहां से हमारे पास मॉड अल्फा क्या आएगा 1/√7। हालांकि हमें थोड़ा समय लगा सॉल्व करने के लिए, और ऑफ कोर्स जब आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कीजिएगा तो समय तो लगेगा भाई, है ना। जे एडवांस में आपको पर्याप्त समय रहता है ना कि इतना आप टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक आइडिया की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी इस तरह के सवालों में आप आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, है ना। तो इसलिए ध्यान से देखिए और इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि आप इस तरह के क्वेश्चंस पे कमांड कर सके। अगर आपका लक्ष्य है कि टॉप 100 टॉप 500 में आने हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर 1000 में भी आना है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एक सवाल अगर भी अगर आपने सॉल्व कर दिया, तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस टू मल्टीफोल्ड, है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्या सर हम इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से अगर जाएं, है ना, और थोड़ा सा हमें कोसाइन रूल वगैरह यूज करना पड़ सकता है, तो चलिए मैं आपको उससे भी रूबरू कराता हूं, है ना। देखिएगा ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ये तो प्योर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीज करके दिखा दी है ना, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कि मॉड जेड स्क्वायर वाली चीज, है ना। तो हाल लेकिन ज्योमेट्रिकल अप्रोच में चलते हैं भाई। ज्योमेट्रिकल अप्रोच में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 सर्कल है भैया, है ना। ज्योमेट्रिकल अप्रोच में चलते हैं, है ना। तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच में अगर आप देखिएगा तो देयर आर 2 सर्कल्स। अभी तो मैं सर्कल रैंडमली बना रहा हूं, है ना, तो बिल्कुल वैसे मत सोचिएगा कि अरे सर सर्कल आपने ऐसे ही क्यों बनाया, है ना। बस ध्यान रखिएगा सर्कल गोल बने, बाकी तो चीज ठीक है ना। तो हाल क्या है कि मान लीजिए एक सर्कल ऐसा है और एक बड़ा वाला सर्कल है, और दोनों का सेंटर वही है। दोनों का सेंटर क्या है बेटा? जेड नॉट। जेड नॉट मतलब वही एक्स नॉट प्लस आयटा वाई नॉट वाला, है ना। जेड नॉट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयटा वाई नॉट वाला, है ना। और हम बोल रहे हैं क्या कि ये मान लो कि ये रेडियस है इसका 2r, ये बड़ा वाला है, और ये छोटा वाला है इसका रेडियस है r। तो आप देखोगे इस सवाल में क्या कह रहा है कि जो r रेडियस वाला है ना, जो r रेडियस वाला है ना, ध्यान से देखना, जो r रेडियस वाला है उसके ऊपर एक पॉइंट अल्फा है, और दूसरे वाले के ऊपर पॉइंट है 1/अल्फा। क्या अल्फा और 1/अल्फा में कोई चीज ऐसी है कि जो सिमिलैरिटी है? तो कोई बोले सर अल्फा तो है ही ना। हाँ, जैसे अगर हम अल्फा के बारे में सोचे तो हम अल्फा को ऐसे सोच सकते हैं ना, आर ई की पावर आयटा थीटा। ये सुनो, अगर मैं सोचूं कि अल्फा बार क्या आएगा, तो अल्फा बार हम में से हर एक बच्चे को पता होगा आर ई की पावर माइनस आयटा थीटा। सो व्हाट इज 1/अल्फा बार? 1/अल्फा बार इज गुरुजी 1/r ई की पावर माइनस आयटा थीटा, जिसका क्या मतलब हुआ? जिसका मतलब हुआ 1/r ई की पावर आयटा थीटा। अब तुम खुद सोच के बताओ कि ये क्या चीज बतला रहा है। ये बतला रहा है कि अल्फा और बेटा 1/अल्फा बार, है ना, 1/अल्फा बार
इन दोनों का आर्गुमेंट सेम है, इन दोनों का आर्गुमेंट सेम है, देख लो आप खुद देख लो। अगर अल्फा का आर्गुमेंट थीटा है तो 1/अल्फा बार का भी आर्गुमेंट थीटा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऐसी एक लाइन ले लेते हैं थीटा पर, है ना, एक लाइन ले लेते हैं कहां पे, थीटा पर, ऐसे, है ना, कितने पे ले लिया हम लोग ने, थीटा पे। तो बेटा अल्फा और 1/अल्फा बार दोनों इसी लाइन पे होगा, है ना, दोनों इसी लाइन पे होगा। तो मैंने बोला छोटे वाले पे अल्फा है तो अल्फा कहीं भी मार्क कर दो, कोई बोले सर यहां मार्क कर देंगे, कर दो, यहां कर दो, को बोले, क्योंकि दो चॉइसेस थी मेरे लिए, है ना, मेरे लिए दो चॉइसेस थी, एक यहां भी अल्फा ले सकते थे, एक यहां भी ले सकते थे, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लगे ये तो ये ले लो, तुम्हें लगे ये तो ये ले लो, जो तुम्हें ले ले। इस तरीके से 1/अल्फा बार, तो मैंने बोला ठीक है भाई 1/अल्फा बार ये ले लेते हैं, आपकी मर्जी पड़े वैसे, है ना, तो कोई भी आप ले सकते हैं पॉइंट, है ना। 1/अल्फा बार के लिए भी दो चॉइसेस है ना, और ये लाइन पे ही दोनों क्यों लाई कर रहा है भाई, ये वाले पे दोनों लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले पे इसलिए दोनों लाई कर रहे हैं बेटा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दोनों के आर्गुमेंट क्या आ रहे हैं, मेरे ख्याल से दोनों के आर्गुमेंट आ रहे हैं सेम, दोनों के आर्गुमेंट सेम आ रहे हैं, तो दोनों इसी के ऊपर लाई कर रहे होंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको ज्वाइन कर देते हैं Z0 से, और इसको इधर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 1/अल्फा बार उधर ले लेते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा डायग्राम क्लियर रहे, है नहीं तो फिर थोड़ा सा देखने में वो हो जाएगा, देख लो। तो हमने बोला कि ठीक है यहां पे 1/अल्फा बार और इधर की साइड हमने इसको ज्वाइन कर दिया भाई। अब देखो हम इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए फाई, इसको हमने कितना ले लिया, फाई। अब सुनना ध्यान से यहां तक का डिस्टेंस तो मॉड अल्फा होगा ना बेटा, सोचना। तो हम इसमें कॉस फाई लगा रहे हैं, छोटे वाले में कोसाइन रूल अगर नहीं आता है तो फिर यहां पे चीजें नहीं चमकेगी, कोसाइन रूल आना चाहिए ना। जैसे हम कॉस ए लिखते हैं तो कॉस ए क्या लिखते हैं, कॉस ए लिखते हैं सर b² + c² - a²/2bc, तो वैसे ही लिखने वाले हैं कॉस फाई, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखना, राइट, कॉस फाई। तो कॉस फाई में हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से यहां, देखना ध्यान से, हम लोग बोल सकते हैं कॉस फाई में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया मॉड अल्फा स्क्वायर, ये मॉड Z0 स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है भाई मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड Z0 स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा सर, माइनस में आएगा बेटा ये वाला लेंथ, ये तो रेडियस के बराबर है ना, स्मॉल r, तो -r² अपॉन 2 इंटू मॉड अल्फा इंटू मॉड Z0। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, कोई भी आप ट्रायंगल में देखिएगा तो cos A या cos B या cos C जो भी लिखना है लिख लीजिए, cos A इज गोइंग टू बी b² + c² - a² अपॉन कितना होगा 2bc होगा ना, अपॉन कितना होगा 2bc। तो आप देख सकते हैं कि cos phi इज इक्वल टू गोइंग टू बी दिस मच, राइट। ये छोटे वाले ट्रायंगल में लगाया मैंने, है ना, अगर इसको A कहते, इसको O कहते हो, इसको A कहते हो, इसको B कहते हो, तो OAB में लगाए। लेकिन अब मैं OAC में लगाने वाला हूं, OAC में, तो OAC में भी cos phi ही निकलेगा, बिल्कुल सही बात है सर। OAC में भी cos phi निकलेगा, cos phi अब इसमें कितना निकलेगा देखना यहां पे फिर से, तो दिस मॉड Z0 स्क्वायर, दिस 1/अल्फा बार, तो हम ले लें कि 1/अल्फा बार का मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड Z0 स्क्वायर, और माइनस इस बार रेडियस है 2r, 2r मतलब कितना हो जाएगा 4r², और नीचे आएगा मेरे भाई 2 इंटू 1/मॉड अल्फा बार इंटू मॉड ऑफ Z0। हमें ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मॉड अल्फा बार और मॉड अल्फा के बारे में बात करें तो दे आर सेम, है ना, क्योंकि जो x प्लस आयटा y का मॉडुलस होगा बच्चों वही x माइनस आयटा y का भी मॉडुलस होगा, तो दैट इंप्लाइज कि मॉड अल्फा बार इज मॉड अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशन से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों को हम बराबर करेंगे, तो जैसे इन दोनों को बराबर करेंगे तो यू विल गेट अगेन एन इक्वेशन, है ना। तो इन दोनों को अगर हम बराबर करते हैं, है ना, इन दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो देख सकते हो इधर की साइड आएगा बेटा मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड Z0 स्क्वायर माइनस r² अपॉन 2 इंटू मॉड Z अल्फा इंटू मॉड Z0, एंड इधर की साइड देखना, इधर की साइड देखना, एलसीएम लेकर बात करेंगे ना, एलसीएम लेकर बात करेंगे, मॉड अल्फा बार इज मॉड अल्फा, तो यहां तो ऊपर 1 रह जाएगा, फिर कितना आएगा, इधर आ जाएगा आपका मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर -4r², मॉड अल्फा स्क्वायर कैसे आ रहा है सर, मॉड अल्फा बार एंड मॉड अल्फा आर सेम, और नीचे देखिएगा मॉड अल्फा स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2 इंटू मॉड अल्फा इंटू मॉड Z0।
आप देख सकते हैं कैसे सर, 1 अपॉन मॉड अल्फा स्क्वायर हो गया, ये 1 अपॉन मॉड अल्फा स्क्वायर में एलसीएम लीजिएगा तो मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड जेड नॉट स्क्वायर, 4r स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर, और मॉड अल्फा स्क्वायर नीचे आएगा तो मॉड अल्फा बार यानी कि मॉड अल्फा से कटेगा तो ये चीज बचेगी। आप देख सकते हो कि ये धाराशायी हो गया, ये धाराशायी हो गया। और अभी हमारे को एक कंडीशन अगर आपको याद है तो हमने अभी एक कंडीशन यूज की थी ना, 2 मॉड जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2। इसको नहीं भूलना है मेरे भाई, इसको नहीं भूलना है, इसको नहीं भूलना है ना, इसका भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा और हम फैक्टराइज करने की दिशा में चलते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर, और देखो बिल्कुल सेम टू सेम बनने वाला है ना। और इसको चाहो तो इसको इधर ले आओ, तो -1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड जेड नॉट स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, है ना, आर स्क्वायर को इधर लाओगे बच्चों तो आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर, है ना। और इसको भी देखोगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे फैक्टराइज होगा सर, आप चाहो तो करके देखना, मॉड अल्फा स्क्वायर -1 इंटू मॉड जेड नॉट स्क्वायर -1, एक माइनस साइन आएगा, है ना, एक माइनस साइन आएगा, है ना। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड जेड नॉट स्क्वायर, माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस साइन है, माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस साइन है, और ये तो एक माइनस साइन बाहर लगा लो, एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। यही इक्वेशन बन गई। अब आप देख लो यही इक्वेशन बन गई और बहुत आसानी से बनी है ना। यहां से जब हम फिर से 2 इंटू, है ना, इसको इधर लाइएगा, मॉड जेड नॉट स्क्वायर -1 लिखिएगा तो फिर से बेटा ये आर स्क्वायर के बराबर आएगा, 2 इधर जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिर से मॉड अल्फा स्क्वायर -1 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, और इस माइनस को उधर ले जाइए तो आर स्क्वायर इंटू 4 मॉड अल्फा स्क्वायर -1 टाइप की चीज आएगी, आर स्क्वायर जाएगा, और फिर से अगर आप निकालिएगा तो फिर से मुझे लग रहा है कि यस 8 मॉड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये देखिएगा इधर 8 मॉड अल्फा स्क्वायर, अल्फा मॉड अल्फा स्क्वायर इधर आएगा तो 7 मॉड अल्फा स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, है ना, यहां -1 बचेगा, इधर जाएगा तो -2 इधर आएगा तो +2, तो ये 1 आएगा, और फिर से हमारे पास सेम आ गया। तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्री की मदद से हमने बहुत सारा कैलकुलेशन जो है वो बचा लिया है। हालांकि देखने में ये सवाल तो खूंखार था, सॉल्व करने में भी ये खूंखार है, लेकिन अगर आपको बेसिक फंडामेंटल अप्रोचेस पता है तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो सकता है इस तरह के सवालों में। तो मैंने इसका आपको ज्योमेट्रिकल पहलू भी सिखा दिया कि किस तरीके से करना है, एक दो बार और करके देखिएगा और मजा आने वाला है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आप चलने वाले हैं। तो चलिए फिर अगला सवाल हमारा ये है, ये भी जे एडवांस 2023 में आ चुका है ना, ये भी जे एडवांस 2023 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक इक्वेशन के थ्रू दिया हुआ है। अब जनरली इक्वेशन में हमारा आइडिया तो यही होता है कि यार x प्लस आइटा वाई रखकर हम इक्वेशन को सॉल्व करें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके। लेकिन यहां थोड़ी दिक्कत होने वाली है बॉस। क्यों दिक्कत होने वाली है सर? क्योंकि मॉड ऑफ जेड क्यूब है। मॉड ऑफ जेड क्यूब मतलब आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, एकदम आपको ऐसा लगने वाला है कि एकदम सनीचर चढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहां पे z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई का रख भी दीजिएगा और मॉड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब कीजिएगा तो √3/2 पावर आपको परेशान कर देगा। तो सर क्या करें? तो देखो मैं बतला रहा हूं कि अगर आप कभी भी डील कर रहे हैं फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन से बच्चों अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी कि आपको बहुत बार एक्स प्लस आइटा वाई इज डेफिनेटली एन अप्रोच कि वहां रख सकते हैं, बाद में पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक तो है कि कॉन्जुगेट लेके काम कर सकते हैं और दूसरा मॉडुलस भी लिया जा सकता है। जैसे यहां पे मॉडुलस लेना मेरे ख्याल से खतरनाक हो सकता है ना, क्योंकि दोनों साइड मॉडुलस लोगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। लेकिन हां यहां पे जरूर है कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर कॉन्जुगेट लेकर एक नई इक्वेशन को तैयार करें तो उस नई इक्वेशन और इस पुरानी इक्वेशन को हम यूटिलाइज करके कुछ फैक्ट्स या फाइंडिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन के साथ आगे बढ़ता हूं बच्चों तो ये मेरे को क्या दे रहे हैं, मॉड ऑफ जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार -8 इक्वल टू 0। और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो बच्चों ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मतलब कॉन्जुगेट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इधर आएगा बेटा आपका 2z बार स्क्वायर प्लस आएगा 4z और 8 का तो 8 ही रहेगा मेरे भाई। अब इसको घटाओगे तो आपको क्या आएगा, उसको कहेंगे मजा। आप देख सकते हो कि मॉड जेड क्यूब गया 2 कॉमन, अंदर आया z स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर
और प्लस 4 कॉमन, जेड बार माइनस जेड, और 8 भी गया, 8 भी गया। क्या आपको यहां से दिख रहा है कि एक 2 कॉमन आ रहा है सर, और इसके दो फैक्टर होंगे ना, अगर आप चाहो तो लिख लो पहले कि जेड माइनस जेड बार इंटू जेड प्लस जेड बार, और प्लस क्या हो जाएगा, या माइनस लिख लो ज्यादा बेहतर है, 4 इंटू जेड माइनस जेड बार। हमने इसमें माइनस साइन निकाल लिया बच्चों, तो 2 कॉमन आएगा और अंदर बनेगा जेड माइनस जेड बार, सॉरी बाहर आएगा जेड माइनस जेड बार, और अंदर बनेगा जेड प्लस जेड बार माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे देख सकते हो कि 2 तो 0 होना नहीं है, तो z इक्वल टू जेड बार, इज दिस पॉसिबल? सोचो, है ना, सोचो। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, और इधर देखिए z प्लस जेड बार इक्वल टू 2, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2, ये क्या चीज है ना, ये क्या चीज है, ये भी सोचना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि यार z इक्वल टू जेड बार तो नहीं होना चाहिए ना। क्यों सर? क्योंकि बोल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी नॉन जीरो, यानी कि अगर मैं z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y ले रहा हूं, तो ये साफ साफ मुझे कह रहा है, भैया सुन लो ध्यान से, कान खोलकर सुन लो, है ना, क्या कि y शुड बी नॉन जीरो क्वांटिटी। लेकिन z इक्वल टू जेड बार का मतलब क्या होता है कि z इज प्योरली रियल, मतलब y इक्वल टू 0। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि भैया तुम तो जाओ, तुम तो जाओ, तुम्हारी हमारे को कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हमारे को कोई जरूरत नहीं है। z प्लस जेड बार इक्वल टू 2 आ रहा है, इसका क्या करें सर? तो z आपको पता है x प्लस आइटा y है, z बार क्या है भाई? x माइनस आइटा y सर, z बार क्या है? x माइनस आइटा y सर, इक्वल टू 2, ये गया तो 2x इज 2, यानी कि x की वैल्यू 1 आई, मतलब कुछ तो आया यार, कुछ तो आया, है ना, कि z में x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अगर x इक्वल टू 1 आ रहा है, अच्छा इसके ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस है ना, तो z इक्वल टू वो आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि z इक्वल टू, इसका मतलब हुआ मेरे भाई 1 प्लस आयोटा y, x की वैल्यू 1 आ चुकी है ना। और इक्वेशन हमारी क्या थी? हमारी इक्वेशन थी मॉड ऑफ z क्यूब, थोड़ा देखना पड़ेगा पीछे, मॉड ऑफ z क्यूब, मॉड ऑफ z क्यूब, मॉड ऑफ जेड क्यूब के बाद क्या है भैया? मॉड ऑफ जेड क्यूब के बाद है प्लस 2z स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड क्यूब प्लस क्या है? 2z स्क्वायर, फिर है 4z बार माइनस 8, 4z बार माइनस 8। देखिए इसका क्या कर सकते हैं। तो मॉड जेड मुझे लगता है, आपको लगता है, हम सबको लगता है, बारी बारी से लगता है, अलग अलग लगता है कि रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये चीज तो हम खेल गए भाई, रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। सर अब क्यूब नहीं हो रहा है क्या? अब देखो वेरिएबल रिड्यूस हो गया है ना, तो अब सॉल्व करना आसान हो सकता है। उसमें एक्स वाई दोनों था तो डायरेक्ट करना बड़ा भारी काम था, है ना। 2z स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर यानी कि 1 प्लस आइटा वाई का स्क्वायर, प्लस 4z बार, z बार मतलब 1 माइनस आइटा वाई, और माइनस 8 इक्वल टू 0। देखते हैं, देखते हैं, एकदम देखते हैं, सबको देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, चुन चुन के देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं। इसमें आएगा 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस 2 आइटा वाई, प्लस 4 माइनस 4 आइटा वाई, माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब यहां देखना, यहां बना रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, प्लस क्या है? 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर, प्लस 4 आइटा वाई, प्लस 4 माइनस 4 आइटा वाई माइनस 8, 4 आइटा वाई भग काटा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अब बनेगा रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, है कि नहीं। और इन सबको उधर भेज दो, उन सबको इधर भेजोगे तो 2 वाई स्क्वायर, ये देखिए 2 और 4, 6 माइनस 8 इज माइनस 2, उधर जाएगा तो प्लस 2, यानी कि दिस इज 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। गाइस वाई स्क्वायर प्लस 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वाई स्क्वायर प्लस 1 जैसा कि आपको पता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एक कटने के बाद यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में बनेगा, है ना, पावर 3 का ना भाई, तो रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और वाई स्क्वायर 3, यानी y की वैल्यू मेरे भाई कितने के बराबर आने वाली है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो z आ रहा है वो दो वैल्यूज आ रहा है, एक तो 1 प्लस आइटा रूट 3, या फिर 1 माइनस आइटा रूट 3, 1 प्लस आइटा रूट 3 या फिर 1 माइनस आइटा रूट 3, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस मॉड z स्क्वायर, तो मॉड z स्क्वायर तो दोनों केस में सेम ही आएगा, 1 प्लस 3 4 आएगा ना, मॉड z उसका रूट 2, तो मेरे ख्याल से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी कि इसका तो मेरे ख्याल से p का आंसर तो क्या आएगा? 2। z माइनस जेड बार का स्क्वायर, ओके, z माइनस जेड बार करो, तो हालांकि कि इस वाले केस में करके देख लेते हैं ना, z माइनस जेड बार निकाल ही लेते हैं ना यार, पहले z माइनस जेड बार निकाल लो दोनों ही केस में। तो z माइनस जेड बार कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट ही होता है ना क्या। तो हालांकि कि इसका बार से इसको घटाओगे, यही इसका बार है मेरे ख्याल से, है ना। तो एक तो आ जाएगा सेट 2 आइटा रूट 3, और एक माइनस आ जाएगा, तो यानी कि मॉड ऑफ z माइनस जेड बार इज
का स्क्वायर इज 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि z माइनस जेड बार के मॉड का स्क्वायर शायद 12 आ जाएगा, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा ये 12 आ जाएगी। देख लेते हैं, बाकी निकालने की जरूरत पड़ रही है, इससे काम चल जा रहा है। p का 2 और q का 1, p का 2 q का 1, एक ही ऑप्शन है ऐसा b। तो बाकी आप देख लीजिएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर b आ रहा होगा। यस, द आंसर इज बी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी इक्वेशन थी, अच्छी इक्वेशन थी, लेकिन अगर हमें इसे बेसिक फंडामेंटल या बेसिक ट्रिक पता है कि कॉन्जुगेट लेके कुछ किया जा सकता है, तो डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत सारी इक्वेशंस में आप देखोगे कि प्रोडक्ट में जब चीजें रहती हैं, जैसे इसमें प्लस में थी, तो आप देखोगे प्लस में थी तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट्स लिए। लेकिन अगर आप देखोगे कि बहुत बार मल्टीप्लिकेशन में चीजें रहती हैं, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, मॉड्यूलस भी लेते हैं ना, मॉड्यूलस भी लेते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे ख्याल से आपको काफी मजा आ रहा होगा, अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बतलाइएगा। अच्छा, अब एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो 2018 मतलब रीसेंट ईयर के ही सवाल में से मान सकते हैं, और अच्छा सवाल है अपने आप में, राइट। बोले गए STRB कॉम्प्लेक्स नंबर्स, STRB कॉम्प्लेक्स नंबर्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। एंड लेट L बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब L एक सेट है जिसमें Z इंक्लूडेड है ना, सॉल्यूशन Z ऑफ दिस इक्वेशन SZ प्लस TZ बार प्लस R इक्वल टू 0। तो चलिए भैया देखते हैं क्या चीज है, देखते हैं क्या चीज है ना। तो SZ प्लस TZ बार प्लस R इक्वल टू 0, इसको लिख लेते हैं इधर। यहां S T और R ये तीनों के तीनों नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऐसा इसने बतला दिया है, ऐसा इसने बतला दिया है। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इतना सा देखकर लगता है यार कुछ तो दिया ही नहीं है यार, कुछ दिया ही नहीं है, पूछ क्या रहा है ना। और ये मल्टीपल करेक्ट का सवाल है ना, मल्टीपल करेक्ट का सवाल है जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना। तो कुछ दिया ही नहीं सर, ये छोटी सी इक्वेशन दे रहा हो, पता नहीं क्या पूछ रहा है तो ये बहुत बार बच्चों को कहना लगता है कि यार इसमें लगता है शायद मैं सोच नहीं पाऊंगा। तो कुछ नहीं, जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था कि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको x प्लस आइटा वाई रख के सोचना पड़ जाए, है ना, बिल्कुल बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक चीज। तो चलिए रखकर तो देखें x प्लस आइटा वाई। उससे पहले ध्यान रखिएगा कि STR भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको भी हम कुछ कुछ मानते हुए चलते हैं ना। जैसे s को हमने मान लिया A1 प्लस आइटा A2, है ना। t को हमने मान लिया B1 प्लस आइटा B2, और R को हमने मान लिया C1 प्लस आइटा C2, है ना, ऐसे मान लिया, बिकॉज दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, ये सब रियल नंबर्स है ना। इसी तरीके से हम लोग सोचते हैं, है ना, इसी तरीके से हम लोग सोचते हैं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबके सब क्या है, रियल नंबर। सर Z का क्या किया, अरे Z तो वही हमारा पुराना है ना, x प्लस आइटा वाई। तो चलो भाई करके देखते हैं ना। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान लिए, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान के हम जब s को रखेंगे यहां पे A1 प्लस आइटा A2, और z है मेरा भाई x प्लस आइटा वाई, एंड प्लस में क्या आ रहा है ना, प्लस में क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्लस में क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है मेरे ख्याल से कितना, t मतलब कितना हो गया तुम्हारा B1 प्लस आइटा B2, है ना। और फिर z बार मतलब x माइनस आइटा वाई प्लस हम लोग लास्ट में क्या आ रहा है C1 प्लस आइटा C2। तो मैंने बताया बहुत बार इक्वेशन में आपको जस्ट ये सब रखकर रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने पड़ेंगे, है ना। जैसे हमें पता है ना कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो दोनों का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होंगे, बराबर। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम देखते हैं कि कैसा आ रहा है ना। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां आएगा बच्चों रियल पार्ट पकड़ रहा हूं A1x, एकदम आराम से देखिएगा फिर इस वाले में A1x, इस वाले में ये भी आएगा माइनस A2y। अरे सर माइनस कहां से आ गया, अरे आइटा स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, ये आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इधर का रियल पार्ट देखिएगा B1x, और यहां देखिएगा यहां थोड़ा चेंज आएगा, प्लस में आएगा, आइटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस B2y और प्लस C1। ये है इसका खूंखार सा रियल पार्ट, देखने में खूंखार लग रहा है, अभी देखेंगे। प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में आ रहे हैं A1y, है ना, A1 इंटू वाई, फिर क्या आएगा आयोटा टाइम्स A2x, फिर क्या है बच्चों ध्यान से देखिएगा माइनस B1y, और फिर क्या है प्लस B2x, और प्लस C2 इक्वल टू 0। तो बेटा अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर है तो उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, खेल बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है। x के कोएफिशिएंट पकड़ लीजिएगा A1 प्लस B1 इंटू एक्स, y के कोएफिशिएंट पकड़ लीजिए B2 माइनस A2 इंटू वाई, और प्लस C1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से पकड़िए, है ना, इसको x के कोएफिशिएंट को धरिए तो A2 प्लस B2 इंटू एक्स प्लस A1 माइनस B1 इंटू वाई, और प्लस C2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को देखकर आपको क्या लग रहा है,
सर अब तो कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। इन दोनों इक्वेशन को देखकर मेरे को सिंपल सी बात लग रही है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। यानी कि बोल रहे हैं क्या कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन पूछ रहा है। एक्चुअली तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया ना आपका। आप इसको एक विजुअलाइज कीजिए, इसको कुछ मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए समथिंग, है ना, इसको समथिंग कुछ मान लीजिए ए मान लीजिए, है ना, इसको समथिंग ए माना हुआ है क्या, नहीं ना, है ना, और इसको समथिंग बी मान लीजिए। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी हुआ ना भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी हुआ, तो बात तो सही है सर, ये तो स्ट्रेट लाइंस हो गए। अब देखो आर्गन प्लेन में इसके हिसाब से क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन एक्चुअली दी हुई थी मेरे को, ये जो इक्वेशन दी हुई थी, जो छोटू सा एकदम नन्ना सा मुन्ना सा इक्वेशन दिया हुआ था, ये एक्चुअली क्या है, ये दो स्ट्रेट लाइन कंटेन कर रहा है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये। तो आप सोचो कि प्लेन में अगर तुम दो लाइन के साथ डील कर रहे हो तो यानी कि तुम क्लास 10th के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो एक्चुअली। तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि दो लाइंस है ना, दो लाइंस क्या होती हैं आप खुद सोचो। तीन बातें हो सकती है ना, तीन बातें हो सकती हैं, सोचिए। दो लाइन को अगर आप प्लेन में लेते हो तो तीन बातें हो सकती हैं। सर कौन कौन सी तीन बातें, सोचिए। तो हमने बोला कि एक हो सकता है कि भाई दोनों लाइंस भिड़ जाएं, इंटरसेक्ट कर जाएं, इंटरसेक्ट कर जाएं, दोनों लाइन क्या कर जाएं भाई, इंटरसेक्ट कर जाएं। यस सर, ये तो बिल्कुल सही बोला कि भाई दोनों लाइन क्या कर जाएं, इंटरसेक्ट। इन दैट केस वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, इन दैट केस वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन। एक हो सकता है कि सर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, तो बात तो सही है कि अगर पैरेलल हो जाए तो पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस नहीं समझ में आ रहा है सर। अरे तीसरा केस तो बहुत इजी है भाई मेरे। तीसरा केस हो जाए कि जो लाइन पहली है वही लाइन दूसरी है, यानी कि दोनों लाइन सर आइडेंटिकल बोलना चाह रहे हो। यस, दोनों लाइन आइडेंटिकल हो जाए, मतलब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे इस केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप सोचो कि अगर दो लाइंस आप प्लेन में डील कर रहे हो तो देयर आर ओनली थ्री केसेस, देयर आर ओनली थ्री केसेस। एक तो हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन कि they are intersecting at a point, the lines are parallel. The lines are parallel means there is no solution at all, but the lines are coincident, there are infinite solutions sir। तो अब हम सोचते हैं कि यार ये क्या पूछना चाह रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे ना तो यही पूछना चाह रहा है ये। If L has exactly one element then this, L has exactly one element then this, मतलब क्या, L मतलब जो सॉल्यूशन की बात हुई थी ना, L be the set of the solutions। यानी कि बोल रहे हैं क्या कि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो हम ले कि अच्छा इसके यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, हाँ इसके यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो कब होगा सर यूनिक सॉल्यूशन, तो उसके लिए लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब उनके स्लोप सेम नहीं होंगे, क्योंकि जब स्लोप सेम हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स या तो ये केस बन जाएगा पैरेलल वाला या फिर कोइंसिडेंट वाला बन सकता है। तो लेट मी टेल यू हियर कि हम यहां पे क्या करने वाले हैं कि भाई हम बोलते हैं कि इनका जो स्लोप है, आपको स्लोप तो लिखना आ ही रहा है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का स्लोप क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। तो a1 प्लस b1 अपॉन b2 माइनस a2, है ना। नेगेटिव साइन होगा लेकिन नेगेटिव साइन दोनों साइड होगा तो एक्चुअली कट जाएगा। और इधर से क्या आएगा, a2 प्लस b2 अपॉन a1 माइनस b1, है ना। तो लेकिन माइनस साइन एक्चुअली तो कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या किया सर, स्लोप बराबर कर दिया क्या आपने, नहीं स्लोप हम बोल रहे हैं कि नॉट इक्वल बोलते हैं, नॉट इक्वल बोलते हैं ना, नॉट इक्वल बोलते हैं स्लोप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a1 प्लस b1 इंटू a1 माइनस b1 इज a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। देख लो कुछ गलती हुई तो बता देंगे, मतलब देख लेंगे अभी। और इधर से आ जाएगा तुम्हारे पास b2 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, है ना। a2 स्क्वायर को इधर ले आओ और इसको पहचानो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर क्या है, और b1 स्क्वायर को उधर ले जाओ तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो भाई अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जरा ध्यान से देखिए तो ये जो है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये मॉड s का स्क्वायर है सर, और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर क्या है, मॉड t के बराबर है। तो हमने बोला कि अगर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो दिस टू मस्ट नॉट बी इक्वल, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल। यानी हम लोग बोल सकते हैं मेरे भाई कि अगर ये दोनों लाइंस यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मॉड s शुड नॉट बी इक्वल टू मॉड t। क्या यही बोल रहा है, क्या यही बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। तो हमने लिखी यस, इफ L has exactly one element then mod s is not equal to mod t। I am okay with it। अब कह रहा है कि mod s equal to mod t then infinitely many elements। अब देखो mod s equal to mod t पे क्या होगा, सुनना ध्यान से। mod s equal to mod t पे क्या होगा कि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, मतलब स्लोप बराबर। अब अगर इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर है तब तो दो सिचुएशन बनती है ना भाई। कौन कौन सी सिचुएशन बनती है सर, एक तो हो सकता है कि लाइंस पैरेलल हो जाए और अलग अलग हो, और एक हो सकता है कि लाइन कोइंसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि पैरेलल में कोइंसिडेंट के भी चांसेस है। तो यानी कि अगर ये कहता है कि mod s इक्वल टू mod t देन L हैज इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल, क्योंकि लाइंस दोनों क्या हो जाए, डिफरेंट। यानी आई विल नॉट गो विद दिस ऑप्शन,
देन द थर्ड थिंग, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज एटमोस्ट टू। एटमोस्ट टू का मतलब क्या होता है? ज्यादा ज्यादा टू। मतलब जो एल का सेट हमने निकाला और इसमें जो सेट है ये क्या है सर? अरे ये तो सर्कल है सर, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं z माइनस 1 माइनस आइटा का मॉड एंड इक्वल टू 5, तो ये सर ये तो सर्कल है। सर्कल में सेंटर क्या है सर जी? सर्कल में सेंटर है 1 कॉमा -1 और रेडियस क्या है मेरे भाई? 5। तो अब सोचो इसका इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो एल में मान लो कि यूनिक पॉइंट था, है ना, यूनिक पॉइंट था। सोचो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर कहता है कि एल में यूनिक पॉइंट है तो यानी कि एल हैज गॉट ओनली वन पॉइंट इन एल, और इसमें कितना कॉमन हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि वो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा हो, यानी फिर यूं कह लूं मैं कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो वो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा हो। तो एल और इसमें एक पॉइंट कॉमन हुआ, है ना। कोई कहता है कि सर मान लीजिए कि नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो नो सॉल्यूशन वाले केस में तो कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एल इज यस फाई, एल इज फाई। तो एल अगर फाई है तो फाई के साथ कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब वो फाई होगा। अब थर्ड केस है जो इंटरेस्टिंग है, लाइन है भाई, यानी पूरा लाइन सॉल्यूशन है। अगर दोनों लाइन अगर सेम हो गए, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस अगर हो जाए तो ये पूरी लाइन सॉल्यूशन है। अगर ये पूरी लाइन सॉल्यूशन है तो बेटा आप खुद सोचो कि एक पूरी लाइन सॉल्यूशन है और एक सर्कल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? तो सर ज्यादा से ज्यादा 2 ही पॉइंट कॉमन होंगे। क्यों सर? क्योंकि अगर पूरी लाइन वो वाली सॉल्यूशन है तो ये हो सकता है इसको 2 पॉइंट पे काट दे, 2 पॉइंट पे काट दे, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, यानी कि यस एटमोस्ट 2। फिर थर्ड कह रहा है कि इफ L has more than one element then L has infinity many elements। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्यों सर? सोचो, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना यार कि अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 3 ही तरह के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब 3 ही तरह से चीजें हो रही हैं, या तो एक सॉल्यूशन आ रहा है यूनिक, या फिर नो सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस केस में एक से ज्यादा सॉल्यूशन उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही हो रहे हैं ना, क्योंकि पूरी लाइन सॉल्यूशन आ रही है, तो यानी इसका आंसर आएगा ACD। कोई बोले बिना x प्लस आइटा वाई रख के सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं। यहां पे देखो फिर से प्लस है, फिर से प्लस है तो क्या सोचूंगा मैं, है ना, फिर से प्लस है तो मैं क्या सोचूंगा? सोचो SZ प्लस TZ बार प्लस R इक्वल टू 0, है ना। मेथड 2 में हम सोच रहे हैं, एक बार मिला लेते हैं। SZ प्लस TZ बार प्लस R इक्वल टू 0, है ना, ये चीज है, ये चीज लेकर चल रहे हैं। अब सोचो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि प्लस 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 है तो हम कॉन्जुगेट लेकर एक नई इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं कुछ कुछ। तो मैंने बोला चलो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, प्लस T बार Z प्लस R बार, पूरे का कॉन्जुगेट कर दिया। 0 का क्या हुआ सर? 0 का कॉन्जुगेट इज 0। अब अगर मैं सोचूं कि इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, मैं Z बार को उड़ा देता हूं, है ना। कैसे उड़ा सकते हैं सर Z बार को? तो इसको S बार से मल्टीप्लाई कर दो और इसको T से, तो देखना यहां पे क्या बनेगा, S बार प्लस TS बार और प्लस S बार R, ठीक है भाई। और इधर देखिएगा TS बार TT बार और प्लस TR बार। तो जब इन दोनों को घटाइएगा तो यहां माइनस 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 बनने वाला है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। S बार इज मॉड S स्क्वायर और TT बार इज मॉड T स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मॉड S स्क्वायर माइनस मॉड T स्क्वायर इंटू Z, और प्लस यहां से आएगा S बार R माइनस TR बार इक्वल टू 0। यानी यहां से मेरे भाई क्या आ रहा है, मॉड S स्क्वायर माइनस मॉड T स्क्वायर इंटू Z इक्वल टू TR बार माइनस S बार R, है ना। सोच लो एक बार, सोच लो एक बार, ये चीज आ गई सर। Z ही सॉल्यूशन है, Z ही सॉल्यूशन है, Z ही सॉल्यूशन है। तो अब आप यहां पे क्या बोलिएगा कि सर मॉड S अगर मॉड T के बराबर नहीं है, है ना। सोचो मॉड S अगर मॉड T के बराबर नहीं है तो कैन वी डिवाइड दिस? यस। तो हमारे पास जो भी STR का कॉम्बिनेशन होगा, है ना, इससे डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास जो भी STR कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन ने खुद डिक्लेयर किया कि STR और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जब मैं इसको यहां रखूंगा तो Z का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कब? लेकिन जब मॉड S नॉट इक्वल टू मॉड T है। फिर दूसरा केस हो गया कि सर मॉड S इक्वल टू मॉड T हो गया, मान लीजिए, तब तो भाई मॉड S इक्वल टू मॉड T में फिर ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर मान लो कि मॉड S इक्वल टू मॉड T में अगर कोई कहता है कि सर जी TR बार माइनस S बार R नॉन जीरो है, तब तो नो सॉल्यूशन सर जी।
क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये नॉन जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, लेकिन अगर कोई बोलता है कि इसी में टी आर बार माइनस एस बार आर इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो यानी आप समझ गए ना कि ये केस कौन सा हो जाएगा, वही पैरेलल लाइंस वाला। ये केस कौन सा हो जाएगा, जो यूनिक वाला आ रहा है, और ये केस कौन सा हो जाएगा, दोनों लाइन सेम टू सेम। और फिर से उसी तरीके से आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। यानी यस, कॉन्जुगेट ट्रिक यहां पे वर्क कर रहा है मेरे भाई, है ना। तो इस तरीके से भी आपको इसको सोचा जा सकता है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसीडी आई थिंक करेक्ट। अब ये सवाल पीवाईक्यू का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस तरह के सवाल हम लोगों को करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नया तरह का सवाल है, सोचिएगा आराम से, है ना। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए जेड वन, मतलब अच्छा सवाल है, करिएगा तभी समझ में आएगा आपको। ए जेड वन एंड बी जेड टू आर ड्रॉन टू द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 2। ओके गाइस, तो हमने बोला कि ठीक है, मॉड जेड इक्वल टू 2, पहले तो एक सर्कल बना लो, है ना। मॉड जेड इक्वल टू 2 अगर हम एक सर्कल बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं बच्चों, है ना, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि मॉड जेड इक्वल टू 2 मतलब ओरिजिन ओरिजिन कहीं कुछ खेल हो रहा होगा यहां पे। और इसके ऊपर शायद बोल रहा है क्या कि टेंजेंट्स ए जेड वन एंड बी जेड टू बी ड्रॉन, मतलब इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने बोला कि मान लीजिए यही है ए जेड वन आपका, और ऐसे ही बी जेड टू भी पकड़ लेंगे। तो यहां देख सकते हो 90 डिग्री है, यहां भी देख सकते हो 90 डिग्री है। ये है आपका बी जेड टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए जेड वन एंड बी जेड टू आर ड्रॉन टू द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए इज दिस। तो भाई हम इसको बेसिक अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही कर लेते हैं ना यार। हमने बोला कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वेशन है सर्कल की। कैसे 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 सर? तो भैया मॉड जेड इक्वल टू 2 हो रहा है ना, मॉड जेड अगर 2 है तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितने के बराबर होगा? डेफिनेटली 4 के बराबर होगा सर जी, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट x1 y1 है, तो याद है टेंजेंट कैसे लिखते थे? टेंजेंट सर लिखते थे x x1 y y1 वाला। तो हाँ, तो x x1 प्लस y y1 वाला लिखोगे तो x x1 प्लस y y1 इक्वल टू 4 टाइप का आ जाएगा, है ना। x x1 प्लस y y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 टाइप का आ जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें z अपॉन z1 प्लस z बार अपॉन z1 बार, तो हम लोग क्या बोलेंगे? z अपॉन z1। तो यानी ये x प्लस आयटा y, है ना, अपॉन कितना आ रहा है? x माइनस आयटा y। देखना, बहुत आराम से देखना, है ना। x1 माइनस आयटा y1, और फिर इधर कितना देगा? x माइनस आयटा y, है ना, सॉरी x, हाँ x माइनस आयटा y, और नीचे आ जाएगा x1 माइनस आयटा y1। यहां शायद मैंने गलत कर दिया है, यहां पे ठीक है, अब ठीक है, इक्वल टू। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर नीचे, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 2, एंड दैट इज इक्वल टू 2। और यहां देखना क्या बचेगा? x x1 और माइनस क्या आएगा? आयटा x y1 और प्लस आयटा y x1, है ना। आप बिल्कुल आराम से देखते जाइए, आपको दिख जाएगा कि यार सब सर सब कैंसिल आउट होने वाला है ना, सब कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। तो x x1 माइनस x आयटा y1 आयटा y x1, है ना, और फिर आएगा आयटा स्क्वायर दैट इज -1, तो प्लस y y1। जस्ट सी दिस। अगले पे जाइए, अगले पे अगर हम जाएंगे तो यहां पे देखोगे फिर से x x1, फिर देखोगे क्या? माइनस x1 आयटा y, आयटा x1 y। आप देखो आयटा x1 y प्लस और माइनस गया। फिर अगला देखोगे तो आयटा y1 x, तो भाई मेरे आयटा y1 x प्लस और माइनस ये भी गया, है ना। ऐसे और भी देखोगे तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे? हाँ, नेक्स्ट तो यही आ जाएगा। तो आयटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस y y1 इक्वल टू 2। तो क्या बन रहा है? x x1 दो बार, y y1 भी दो बार, और नीचे ये 4 इक्वल टू 2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन क्या दिख जाएगी? बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने बतला दिया ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से बतला दिया कि ये दिख जाएगी। क्या मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया है क्या सर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आइडिया है बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे हमने बोला कि ये ओरिजिन है, मतलब ये 0 0 है, और z इसके ऊपर घूम रहा है ना, z इसके ऊपर घूम रहा है। तो मैंने तो एक तो आपको सीधा x1 प्लस आयटा y1 बिल्कुल दिमाग लगाए बिना आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, है ना। और हमने बोला कि ये 90 डिग्री है, हमने बोला ये 90 डिग्री है। तो क्या हमें इसका आर्गुमेंट लिखना आता है? आंसर इज यस। कैसे? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, ये कौन सा वेक्टर हुआ सर?
तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज गोइंग टू बी दिस वेक्टर, और इधर वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा भाई, आर्गुमेंट ऑफ 0 माइनस z1, और ये वैल्यू कितने के बराबर आएगी, π/2। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 है मेरे भाई, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा सर, प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि z माइनस z1 अपॉन माइनस z1 इक्वल टू, है ना, प्योरली इमेजिनरी। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 आ रहा है तो प्योरली इमेजिनरी मतलब z इक्वल टू माइनस z बार या z बार इक्वल टू माइनस z। तो अलग कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी नेगेटिव ऑफ इट्स बार, यानी कि z बार माइनस z1 बार अपॉन माइनस z1 बार। अलग अलग करो, तो अलग अलग करोगे तो पहला आएगा माइनस z अपॉन z1 प्लस 1 इक्वल टू, यहां देखना अलग अलग करोगे तो z बार अपॉन z1 बार, है कि नहीं, और फिर आएगा यहां पे माइनस 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 3 बार तो -1। इसको इधर भेजोगे तो z बार अपॉन z1 बार प्लस z अपॉन z1 इक्वल टू 2। तो आप देख लो यही इक्वेशन तो लिखी हुई है सर कि z अपॉन z1, है ना, z अपॉन z1 प्लस z बार अपॉन z1 बार इक्वल टू 2। तो अगर आपको इस तरीके से आर्गुमेंट लिखना आता है तब भी आप कर सकते हैं, है ना। अगर आर्गुमेंट लिखना नहीं आता है तब भी आप बेसिक अप्रोच x1 y1 पकड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, है ना। तो दोनों ही तरीके से ये चीज पॉसिबल हो रही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये लिखना आता है तो भाई मजेदार बात है ना, मजेदार बात है। कोई बोले सर ये कैसे लिखते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूं। मैं बहुत बेसिक में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए फिर तो जो मेरे एग्जॉस्टिव लेक्चर्स हैं उनको रेफर करना पड़ेगा, उनको रेफर करना पड़ेगा। मान लीजिए कभी भी कोई एक लाइन है जो Z1 Z2 से पास कर रही है और एक लाइन है मेरे भाई Z3 Z4 से पास कर रही है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। बोले सर ये ऑपोजिट साइड होगा तभी नहीं, ये सेम साइड भी हो सकता है, डजंट मैटर। ये सेम साइड भी हो सकता है ना, ये इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कहीं भी हो सकते हैं ना, इट कैन बी एनीवेयर। तो आपको क्या करना है कि अगर ये एंगल लिखना है दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर दो और इसको थीटा लिख दो। तो इस थीटा की वैल्यू आप कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आर्गुमेंट ऑफ, हम यहां लिखेंगे समथिंग बटा समथिंग, है ना। ये थीटा कैसे लिखेंगे, पहली चीज एंटी क्लॉक मार्क कर देना, भूलना नहीं, एंटी क्लॉक मार्क कर ही देना। तो हाल कि भूलना नहीं है, तो हाल कि एंटी क्लॉक मार्क करने के बाद जहां ये एंटी क्लॉक का एरो एंड हो रहा है ना, इसके अलोंग एक वेक्टर लिखो घटा के। को बोले ऐसे या ऐसे, कैसे भी लिख दो, है ना। तो ये कैसा आ जाएगा Z3 माइनस Z4, है ना। ये वाला कितना आ जाएगा Z3 माइनस Z4, और फिर एक वेक्टर इसके अलोंग लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2, दैट्स इट, खत्म, इतना ही है। तो आपको बस एंटी क्लॉक मार्क करना है, एंटी क्लॉक मार्क करके ये खेल खेल कर देना है ना, बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जो भी प्लॉटिंग होगी उसके हिसाब से चीज बन जाएगी, ठीक है ना। अब हमने बोला कि यहां पे कैसे हुआ सर, तो ये देखो ये π/2 है, एंटी क्लॉक मार्क किया, इसके अलोंग एक वेक्टर लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, और इसके अलोंग एक वेक्टर लिख दिया 0 माइनस z1, और जस्ट यहां से दिखा कि यार ये तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स बार। तो मेरे ख्याल से देख लो इसका एक ही ऑप्शन कितना खतरनाक मजेदार हो गया। अब सेकंड बोल रहे हैं कि इफ द टेंजेंट्स एट a z1 एंड b z2 इंटरसेक्ट एट zp देन zp इक्वल टू 2 z1 z2 अपॉन z1 प्लस z2। यानी कि अगर इसको zp कह रहा है तो zp को z1 z2 के टर्म में निकालना है भाई। अब यहां पे हमें प्योर अपने स्किल्स दिखाने पड़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, है ना। जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या कि अगर हम इसके बारे में बात करें, देखिएगा, तो हम इसको ऐसे फील कर सकते हैं कि भाई ये रोटेटेड है इधर, तो ये फाइनल वेक्टर क्या लिखेंगे ZP माइनस Z1, और नीचे मॉड ऑफ ZP माइनस Z1। ये कैसे है सर, तो ये रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने लिखा है कि ये फाइनल वेक्टर हो गया ZP माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ZP माइनस Z1। इधर क्या आएगा सर, यूनिट वेक्टर लिखा है ना, इधर आएगा क्या बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो 0 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 0 माइनस Z1, और कितने से घुमाए सर, e की पावर आयटा π/2, e की पावर आयटा π/2। ऐसे ही देखिएगा दूसरा वाला, यहां पे भी आप एंटी क्लॉकवाइज पहले तो मार्क कर लीजिए, तो एंटी क्लॉक मार्क कीजिएगा तो इस बार ये ऐसे जाएगा। तो यानी इधर की साइड आपको क्या लिखना पड़ेगा, इधर की साइड बेटा आपको लिखना पड़ेगा 0 माइनस Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ 0 माइनस Z2 इक्वल टू, जहां से उठा है ये वेक्टर, यानी कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे ZP माइनस Z2
अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड पी माइनस जेड टू इंटू ई की पावर आइटा पाई बाई 2। मैं क्या कह रहा हूं भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आएगा, जेड पी माइनस जेड वन इंटू माइनस जेड वन अपॉन, है ना, अपॉन अपॉन आएगा जेड पी माइनस जेड वन और मॉड्यूलस ऑफ देख सकते हैं माइनस जेड टू, है ना। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, यहां पे जेड पी माइनस जेड वन इंटू जेड टू आएगा, इंटू जेड टू आएगा, है ना। और इधर आएगा मॉडुलस ऑफ माइनस जेड टू यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड टू, है ना। राइट हैंड साइड देखेंगे, इधर आएगा माइनस जेड वन अपॉन मॉडुलस ऑफ माइनस जेड वन दैट इज मॉड जेड वन इंटू जेड पी माइनस जेड टू अपॉन में आएगा आपका मॉडुलस ऑफ जेड पी माइनस जेड टू। और देखना एक और मल्टीप्लीकेशन होगा, ई की पावर आइटा पाई बाई टू, ई की पावर आइटा पाई बाई टू मतलब ई की पावर आइटा पाई। अब आप सोचो कि मॉड जेड वन और मॉड जेड टू तो सेम है सर, टू के बराबर है, क्योंकि Z1 और Z2 दोनों सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये कट जाएगा। ये दोनों लेंथ भी सेम है, कैसे सर? मॉड ऑफ ZP माइनस Z1 क्या है, ZP और Z1 के बीच का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ टेंजेंट। मॉड ऑफ ZP माइनस Z2 क्या है बेटा, फिर से लेंथ ऑफ टेंजेंट। और आपको पता है एक पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होते हैं सर्कल में, बहुत पहले से पता है कि वो बराबर होते हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, है ना। ये माइनस साइन भी गया, ठीक है। यानी हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या आएगी, ZP इंटू Z2 ऑन द लेफ्ट माइनस Z1 Z2 ऑन द राइट। ऑन द राइट ध्यान रखिएगा कि ई की पावर आइटा पाई, है ना। आपने बहुत सारे मीम पेज पे भी देखा होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, माइनस वन। तो उधर आएगी Z1 ZP माइनस Z1 Z2 इंटू माइनस वन। तो भाई मेरे ZP Z2 और ये माइनस ऑफ Z1 ZP इधर ले आइए, तो ZP Z2 माइनस Z1 ZP इधर आएगा, तो बच्चों क्या बनेगा, ZP Z1 और Z1 Z2 उधर मिलकर क्या बन जाएगा, 2Z1 Z2। सो व्हाट इज ZP, व्हाट इज ZP, ZP इज यस 2Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। यस सर, ये तो सही निकला। तो इसलिए मैंने बताया कि हालांकि नॉन PYQ सवाल है, लेकिन सवाल बहुत बेहतरीन है ना, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो यस, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए Z1, तो हमें पता ही है स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं ना, कहां गया, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, माइनस x1 बाई y1, है ना। ये इक्वेशन अगर है तो माइनस x1 अपॉन y1 के बराबर है या नहीं, देख लो बस। तो भाई 1 अपॉन आयटा ये कितना होता है, याद है क्या, Z1 प्लस Z1 बार, तो x1 प्लस आयटा y1 लिया था हमने इसको, तो x1 प्लस आयटा y1 और x1 माइनस आयटा y1 का सम इज 2x1। और फिर नीचे क्या आएगा, x1 प्लस आयटा y1 माइनस x1, तो x1 कट जाएगा और 2 आयटा y1, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर, तो -1, तो माइनस x1 बाई y1। यानी भाई मेरे ये भी तो सही है, ये भी तो सही है। If the points A Z1 and B Z2 on this circle are such that कि Z1 plus Z2 equal to 0, then the tangents intersect at 90 degree. तो tangents intersect at 90 degree ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना। tangents 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या, पहला तो सवाल ये है ना, देखना पड़ेगा एक बार ना। तो यस, आंसर है कि कर तो सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। और Z1 प्लस Z2 अगर 0 है तो मुझे तो लग रहा है ये टेंजेंट्स पैरेलल हो जाएंगे, है ना। रीजन क्या है, सुनना मेरा तो पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार। जैसे हमने बोला कि Z1 ये ओरिजिन है ना, चाहो तो आप प्लॉट कर लो। जैसे Z1 मान लो कि यहां पे बॉस, और Z1 प्लस Z2 अगर 0 है तो Z1 इक्वल टू माइनस Z2 हो गया। तो अगर आप Z1 यहां ले रहे हो तो Z2 अगर माइनस Z1 है तो जस्ट इसके ऑपोजिट मिलेगा आपको, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन मेरे भाई। तो यहां का जो टेंजेंट होगा और यहां का जो टेंजेंट होगा, क्या वो 90 डिग्री पे होगा या पैरेलल होगा, तो अपोजिट पॉइंट से तो पैरेलल होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए। यानी कि द करेक्ट आंसर शुड बी ABC। यस, ABC देख लीजिए। तो नॉन PY की सवाल है, लेकिन सवाल बहुत जबरदस्त है बच्चों, है ना। अगला सवाल फिर से JEE एडवांस 2020 का है, इसको भी अभी करते हैं। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखने के बाद समझ में आ रहा है कि यार यहां भी बहुत कम इंफॉर्मेशन दी हुई है। अभी अगर हम यहाँ x प्लस आइटा वाई रखेंगे तो ये तो बहुत भारी गेम हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर निकालने में। होने के लिए हो सकता है कि हो रहा हो वहां से भी, लेकिन मे भी काफी टाइम लग रहा हो। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ चीजें हमें साफ साफ दिख रही है। मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ, क्या हम यहाँ से मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ बना सकते हैं? थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, हल्का सा सोचना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सोचिए कि क्या मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ बनाया जा सकता है, ऐसी कोई चीज बनाई जा सकती है? तो आंसर इज यस, परफेक्ट स्क्वायर में जरूर जेड प्लस हाफ का मॉड आ जाएगा।
तो यहां पे हम मेरे ख्याल से एक इनइक्वालिटी शायद यूज कर रहे होंगे जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। पढ़ते सभी बच्चे कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में भी देख लेंगे। कुछ इस तरह कहें कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ इधर। तो दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो बच्चों हम इस Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 के चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 को लिखते हैं यार। क्या है भाई Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से देखिएगा Z प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो जब आप ये लिख दीजिएगा तो सोचिए ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं और तो क्या ही लगा सकते हैं ना। तो a स्क्वायर यानी Z स्क्वायर प्लस 2ab लगाइएगा एक्स्ट्रा वाला है ना, याद है ना। तो 2ab लगाइएगा तो यहां पे Z आएगा और प्लस 1/4 और यहां 1 है तो 1/4 में क्या जोड़े कि 1 बने, है ना। उधर मत जाना 70 तो हम लोग बोलेंगे कि 1/4 में क्या जोड़े तो आंसर इज गोइंग टू बी 3/4। तो ये बन गया। अब इसका मॉड हम लोग बात कर रहे हैं Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 है ना, और इधर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन ने खुद ने दिया, मैंने नहीं बोला है ना, इसने खुद ने दिया। अब मैं इसको क्या सोच रहा हूं यार कि Z1 की तरह ट्रीट कर दूं और इसको Z2। अब सोचो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है ना, ये वाली इनइक्वालिटी का लगाते हैं, देखना ध्यान से। तो लेकिन यहां से हम लोग पकड़ते हैं इसको Z प्लस हाफ का होल स्क्वायर, दिस आई एम टेकिंग एज यस Z1 है ना। ये वाली चीज को हम Z1 ले रहे हैं बच्चों और ये वाली चीज को हमने क्या लिया Z2। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 और प्लस मॉड Z2। ये देख लो है ना। 3/4 का मॉड भी लिखोगे तो 3/4 ही आएगा ना, उसमें कोई बड़ा बवाल नहीं है। तो हम लेकिन यस Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। अरे सर मॉड नहीं, अरे मॉड 3/4 मेरे भाई 3/4 ही होता है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है तो इसकी वैल्यू सर जी 1 दी हुई है। तो चलो भाई इसकी वैल्यू 1 डालते हैं यहां पे। तो यहां पे बनेगा Z प्लस हाफ का स्क्वायर, तो ये सेम है ना Z प्लस हाफ के होल स्क्वायर के बराबर। और इस 3/4 को इधर ले जाओगे तो ये यहां पे साफ साफ बतला रहा है कि भाई मॉड ऑफ Z प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/4 या 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। और यहां से बहुत ऑब्वियस है कि मॉड ऑफ Z प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो हमारी ये इनइक्वालिटी यहां पे दिख रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू S। तो जो भी Z S के सेट में है वो मेरे ख्याल से उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। कोई बोले सर हो गया क्या, नहीं बेटा ये मल्टीपल करेक्ट है। ये वाला तो पक्का है कि नहीं होगा, है ना, ये तो हो गया हमारा क्लियर। इन दोनों को तो चेक करना पड़ेगा ना। डी का भी हम इजिली देख सकते हैं, लेकिन ये मॉड Z लेस देन इक्वल टू 2 का कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 है ना, देखना ध्यान से, दिस इज गिवन टू बी 1। अब मुझे लगता है कि Z के ऊपर ही काम करना पड़ेगा हमें, है ना। तो मैं इसको फिर से Z1 मान रहा हूं और इसको Z2। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी यूज करी है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी यूज करी है, ध्यान दे, सॉरी राइट हैंड साइड वाली यूज की है। इधर वाली अब हम कर रहे हैं, है ना, इधर वाली कर रहे हैं। तो कैसे करोगे इधर वाली सर, सुनना ध्यान से। तो हमने बोला इसको Z1 इसको Z2 मान रहे हैं, तो फिर से लिखना Z स्क्वायर प्लस Z इज अ सिंगल थिंग और प्लस 1। तो मॉड Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, है ना। फिर से 1 लिख रहा हूं डायरेक्ट और उस पूरे का मॉड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ये तो एक रियल नंबर है, पूरा पूरा रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं क्या भाई, -1 से 1 होगी, -1 से 1, क्योंकि मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो एवरी वन ऑफ अस नो कि मॉड x अगर -1 से 1 है तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। तो अब हम 1 को इधर लाएंगे बच्चों, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 2। बिल्कुल सही है सर। अच्छा 0 से तो बड़ा होगा ही ना, मॉडुलस है भाई, 0 से तो बड़ा होगा ही ना। तो यानी यहां से हमारे को क्या मिला है, यहां से हमें जो मिला है वो है कि भाई मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z इज लेस देन इक्वल टू 2। अब हम मॉड Z पे जा सकते हैं ना, क्योंकि 1 से हमारा पीछा छूट गया, हम यहां पे आ गए। अब हम लोग कि इसमें फर्दर इसी ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करते हैं, चलिए। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, यस और नो, देखो एक बार। और ये फर्दर लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इससे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मॉड Z को थोड़ी देर के लिए R मान लो,
तो यानी यहां बनेगा मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर इज लेस देन इक्वल टू 2। अब यानी ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो ऐसे ही खेलते हैं ना, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 से 2 को बोले इधर वाला सॉल्व करो सर, करो आओ। आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये सत्य है सर? इससे ज्यादा सत्य दुनिया में कहां है? ये डी नेगेटिव इसका। अरे सर आप क्वाड्रेटिक में चले गए, अरे आर रियल है ना भाई, तो क्वाड्रेटिक में जा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, दिख रहा है 1 माइनस कितना है ना, 1 माइनस कितना है 8। तो अगर ये नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो हम ले ये टूरू है भैया, ये टूरू है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आर कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाला सोचो, तो इधर वाले के लिए क्या होगा भाई, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। डू वी हैव फैक्टर्स? यस, आर माइनस 2 इंटू आर प्लस 1। बेटा आर तो मॉडुलस है, यस सर आर मॉडुलस है, तो ये पॉजिटिव होगा। आर प्लस 1, आर खुद पॉजिटिव है, प्लस 1 किया और पॉजिटिव हो गया। आर माइनस 2 फिर लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और आर है मॉड जेड, तो यानी कि भाई मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, है ना। मॉड जेड 2 से तो छोटा पक्का होगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी कि यस ये भी सही है, ये भी सत्य है। तो यानी कि हमारा बी और सी तो आंसर आ गया। और डी के बारे में, द सेट एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, इसके जो सॉल्यूशन है वो एस में आ रहे हैं, है ना। तो वैसे तो दिख रहा है कि बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, लेकिन चलिए हम इसमें सोचते हैं ऐसे क्या कर सकते हैं। द सेट एस हैज एग्जैक्ट, तो यानी कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 कैसा होना चाहिए सोचो। तो सर जी जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 ई की पावर आइटा थीटा होना चाहिए। अरे क्यों सर, क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका मॉड 1 है। अगर मॉड 1 है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग, आर इंटू ई की पावर आइटा थीटा, आर 1 है तो यही तो होगा। तो अब इसको इधर ले आओ। अब आप खुद मजे लेके देख सकते हो कि भाई अगर हम इसमें सॉल्व कर रहे होंगे तो z की वैल्यू जो होगी, है ना, z का जो सॉल्यूशन आने वाला है ना, z का जो सॉल्यूशन आने वाला है मेरे भाई, यहां से -1 प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, कितना जाएगा 1 का स्क्वायर जो भी होगा बी स्क्वायर -4 इंटू 1 माइनस ई की पावर आइटा थीटा अपॉन 2। तो यहां से आप थीटा की वैल्यूज को चेंज कर करके, है ना, क्योंकि थीटा तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सोच सकते हैं ना जिसके कोरोस्पोंडिंग मॉडुलस किसके बराबर आ रहा हो 1। तो थीटा की वैल्यू को चेंज कर करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लाए जा सकते हैं। तो ये जो कह रहा है कि द सेट एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, तो एग्जैक्टली वर्ड मेरे ख्याल से तो यहां कलेश कर जाएगा, है ना, कि हम लोग ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, आप थीटा चेंज करते जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर बी और सी है। तो यस बी और सी ही हमने लेकर आए हैं ना। तो यस बी एंड सी आर करेक्ट गाइस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी सवाल अभी तक एडवांस में नहीं आया है, बट मुझे लगता है कि हाँ इस तरह के सवाल आ सकते हैं क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया सवाल है। यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन अगर आप सही में बिल्ड करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ बढ़िया। तो हम लोग द लोसाई ऑफ अ पॉइंट z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई z इक्वल टू 2। मॉड ऑफ z प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 2 अगर दिया हुआ है बच्चों, तो यहां से कैसे बढ़े सर? यहां से तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे बढ़े। तो मैंने बतलाया ना कि अगर कभी मॉड दिया रहे, आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो मॉड का स्क्वायर करो भाई z z बार। अरे हाँ सर फिर से भूल गए थे। तो हमने बोला कि चलो भाई स्क्वायर करते हैं, आ जाओ। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे तो यहां पे बन जाएगा, है ना, z प्लस 1 बाई जेड इंटू जेड बार प्लस 1 बाई जेड बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। यानी कि यहां से आ जाएगा जेड जेड बार प्लस 1 अपॉन जेड अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड जेड बार। अब यहां पे एक साक्षात देख सकते हैं, ऑप्शन वाइज अगर देखें तो हैव सेंटर्स ऑन रियल एक्सिस दीज सर्कल्स। तो यानी कि बोल रहा है कि शायद इसमें दो नहीं, शायद नहीं, इसे पक्का कर ही दिया कि 2 सर्कल इसमें घुसे हुए हैं। तो उनको सेपरेट करेंगे तब तो पता चलेगा ना कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, एग्जैक्टली कितने टेंजेंट है, ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो भाई सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए हम फिर से z को x प्लस आइटा वाई रख रहे हैं बच्चों। तो जैसे ही z को आप x प्लस आइटा वाई रखोगे तो z z बार इज मॉड z स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनफैक्ट मैं क्या कह रहा हूं ना यार, एक काम करते हैं एलसीएम ही ले लेते हैं पहले। तो एलसीएम इधर z z बार आएगा, इधर आ जाएगा z z बार का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4, ऐसा कुछ बनेगा। z z बार मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, यहां देखिएगा यहां z स्क्वायर आ जाएगा आपका x स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर कीजिएगा
माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। और जेड बार का स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां आएगा माइनस 2 आइटा एक्स वाई। लो भाई 2 आइटा एक्स वाई गया, और प्लस 1 इक्वल टू 4 जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, मतलब ऐसा कुछ। अब यहां तक भी बहुत सारे बच्चे ले आते हैं, लेकिन इसके आगे सेपरेट करने में बहुत हालत खराब होती है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मेरे को यहां लग रहा है कि अच्छा ये भी 2 टाइम्स हो गया क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रही है ना। अच्छा यहां पे भी सेम टाइप के टर्म्स आ रहे हैं यार, तो मुझे लग रहा है कि अगर इसको इधर लेकर आए तो माइनस ऑफ 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। को बोले 2 टाइम्स जो छूट गया सर, तो इधर देखना कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर भी तो आ रहा है इधर। तो मैंने क्या बोला कि आप चाहो तो सबको एक साइड ले आओ, है ना, पहले एक साइड ले आओ। यहां बनेगा प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये इसके साथ जम रहा है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फील दे रहा है। इसको जो है ना, इसको मुझे लगता है 2 बार में खाना चाहिए। माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वाला और ये वाला मिलके एक कुछ बना रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का, है ना। और इन दोनों से देखो कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर गया, और यहां देखना माइनस 2y स्क्वायर इज माइनस 4y स्क्वायर, माइनस 4y स्क्वायर मतलब माइनस 2y का होल स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, है ना, सॉरी माइनस 1, और दूसरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो दोनों ही सर्कल निकल के आ गए मेरे दोस्त। तो दोनों सर्कल कौन कौन से हो गए, एक सर्कल में ऊपर यही लिख देता हूं, एक सर्कल हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब चेक कर लो क्या क्या है, हैव सेंटर्स ऑन द रियल एक्सिस, यस सेंटर्स ऑन द रियल एक्सिस। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा मेरे भाई ये क्या होगा, 0 कॉमा नहीं, इसका सेंटर है 0 कॉमा माइनस 1, सॉरी इसका 0 कॉमा है 1 और एक का है 0 कॉमा माइनस 1, तो रियल एक्सिस में तो नहीं है, सॉरी, ठीक है। दूसरा कॉन्ग्रुएंट मतलब रेडियस सेम होना चाहिए, तो रेडियस पहले वाले का है कितना, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रूट 2, और दूसरे वाले का भी रूट 2 है, यस कॉन्ग्रुएंट तो होगा फिर, सेम टू सेम रेडियस वाला। कट ईच अदर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कट का हमें कंडीशन याद होना पड़ेगा, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, तो c1 प्लस c2 तो माइनस 2 आ जाएगा, है ना, g1 g2 0 है, f1 f2 में क्या आएगा 2, एक माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। दे हैव एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स, तो भाई ये सर्कल प्लॉट करके एक बार देखिएगा, एक बार सर्कल प्लॉट करके देखिएगा, मेरे ख्याल से इंटरसेक्ट कर रहा है। 0,1 और 0,-1 के बीच की दूरी कितनी है, 2 हो जाएगा ना। चलो प्लॉट करके देख लेते हैं, प्लॉट करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, एक का सेंटर है 0,1 और रेडियस रूट 2 है ना, ध्यान रखना। तो भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये काटता हुआ ऐसा कुछ बनेगा, है ना, कि ये 0,1 हो गया और रेडियस मेरे भाई रूट 2 हो गया, है ना, और इस तरीके से ऐसा कुछ इधर भी आना चाहिए कि भाई 0,-1 टाइप का कुछ होगा, या इधर होगा जहां भी होगा, और इसका भी रेडियस रूट 2 है। तो अगर ये इंटरसेक्शन आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 पॉइंट पे हो रहा है, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल कि यस इनके 2 ही टेंजेंट होंगे, आएगा दैट इज बी सी, और क्या आ जाएगा डी, क्योंकि एग्जैक्टली कितने 2 कॉमन टेंजेंट है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये जो अगला सवाल भी है ना बच्चों, इस तरह का भी सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ मिनिमम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम मिनिमा की भी बात कर रहे हैं। तो लेट अस डिकोड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें क्या सीक्रेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 5 की पावर z, तो सिंपली मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई हम z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई से चलें तो क्या हो सकता है। तो भाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो मुझे पता है कि y होगा, है ना, y रियल लेके चल रहे हैं बच्चों, है ना।
एक्स एंड वाई आर रियल हेयर। लेकिन भाई एक चीज बताओ, z की पावर 5 कैसे आएगा? तो सर जी z की पावर 5 तो बाइनोमियल ही देगा हमें, तो यानी x प्लस आयटा y की पावर 5। अरे वाह, तो कैसे खुलेगा? 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 4 इंटू आयटा y, अरे वाह, प्लस 5c2 एक्स क्यूब इंटू आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5c4 एक्स की पावर 4 इंटू आयटा वाई, और प्लस 5c5। कुछ ज्यादा हो गया इधर भाई, यहां तक तो सही चल रहा था। 5c4 एक्स स्क्वायर, नहीं ये कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ एक टर्म छूट गया इधर। 5c3 एक्स की पावर 2 आयटा वाई की पावर 3 प्लस 5c4 एक्स इंटू आयटा वाई की पावर 4 और प्लस 5c5 आयटा वाई की पावर 5। तो भाई हालांकि ये काफी लेंदी हो गया, लेकिन मतलब ये लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 5 अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रेज टू द पावर 5 क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो z की पावर 5 का इमेजिनरी पार्ट कहां कहां मिल रहा है? एक तो यहां मिल रहा है 5c1 मतलब 5 x की पावर 4 इंटू वाई, राइट। फिर यहां भी मिल रहा है, यहां लेकिन आयटा क्यूब इज माइनस आयटा, तो यानी यहां माइनस साइन आएगा। 5c3 इज 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। और अगला मुझे लग रहा है यहां मिलेगा आयटा की पावर 5 इज आई थिंक आयटा, तो दिस इज 5c5 दैट इज 1 y की पावर 5 एंड दिस होल अपॉन है मेरे भाई y की पावर 5। इस तरीके से बन रहा है। आर थीटा से भी करके देखना, उससे ही बनेगा है ना, और कमेंट करके जरूर बतलाना कि आपने किया उसको सॉल्व। और यहां देखो x की पावर 4 इंटू वाई, तो एक y कटेगा तो x अपॉन वाई की पावर 4 बन गया, माइनस 10 इंटू, है ना, देखना यहां से y क्यूब कटेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मतलब एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर और प्लस 1। ये तो परफेक्ट स्क्वायर का खेल आ गया। यानी हम एक्स अपॉन वाई के होल स्क्वायर को अगर u मान लें तो यानी ये इक्वेशन बन रही है मेरी 5u स्क्वायर माइनस 10u प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इससे 5 कॉमन निकाल लूं तो आप देख सकते हो कि u स्क्वायर माइनस 2u बन जाएगा। और बच्चों मुझे लग रहा है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत आसान है, 5 इंटू यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे बन जाएगा ना यू स्क्वायर माइनस 2u और फिर प्लस 1, तो प्लस 5 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 1 माइनस 5 इज माइनस 4। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि इसके मिनिमम के लिए u को 1 होना पड़ेगा, मतलब x अपॉन वाई के होल स्क्वायर को 1 होना पड़ेगा, और यहां से हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है माइनस का 4। क्या आ रही है? माइनस का 4। आर थीटा से भी जरूर करके देखिएगा, आर थीटा से भी करके देखिएगा, आपको बढ़िया मजा आएगा। उसमें हो सकता हो कि आपको जैसे cos 5 थीटा sin 5 थीटा, तो मतलब मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर ही देता हूं इसमें क्या बनने वाला है। फिर अगर आर थीटा से बनेगा तो ऊपर मुझे लग रहा है sin 5 थीटा बनेगा बच्चों, और नीचे sin की पावर 5 थीटा। इसको फंक्शन ऑफ थीटा मान के आप बस डिफरेंशिएट करके उसका डैश 0 कर दीजिएगा, वहां थीटा बन जाएगा। तो जरूर करके कमेंट कीजिएगा कि कितना मजा आया आपको उससे भी करके सॉल्व, है ना। -4 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस तरह का सवाल पहले आ चुका है, बट एग्जैक्टली ये आया है या नहीं है मुझे याद नहीं है अभी। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है सवाल। पार्टिकल स्टार्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट P, है ना। तो मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल आ रहा है, और ये मेरे ख्याल से जेई मेन या एडवांस से पहले पूछा जा चुका है। माइट भी सेम सवाल हो सकता हो, थोड़ा अलग भी हो सकता है ना। तो लेकिन एक पार्टिकल है जो P पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑन दिस कर्व, तो ये कर्व पहले तो आप सोचिए कि क्या है। तो ये कर्व मेरे ख्याल से तो क्या है बेटा, है ना, कि आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर हो गया 3,4 और रेडियस हो गया 5, यानी कि ये सर्कल हो गया ना, एक्स वाई रख के भी देख सकते हैं आप, है ना। तो जैसे ही आप ये देखिएगा तो यहां पे तुम्हारे पास एक पॉइंट आ गया, सॉरी 3,4 और रेडियस मेरे भाई 5 के बराबर आ रहा है। बोल रहे हैं मॉड z इज ए पार्टिकल स्टार्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन दिस कर्व वेयर मॉड z इज मैक्सिमम। तो भाई मॉड z कैसे मैक्सिमम होगा, बड़ा ही ट्रिकी चीज है। तो लेकिन अगर हम ओरिजिन से इन सारे पॉइंट्स को सोच रहे हैं कि किसका मॉड मैक्सिमम होता है, तो सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है भाई, कि सेंटर से ज्वाइन करो और एक्सटेंड कर दो। तो ये पॉइंट जो होगा ये मैक्सिमम पे होगा, ये मैक्सिमम पे होगा। ये पॉइंट है शायद, इसको ये P कह रहा है। क्या ये पॉइंट निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। ये 0 0 है, ये 3,4 है, तो ये है बेटा आपका 6,8। पक्की बात है 6,8। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया ना, 0 0 और इस पॉइंट का मिड पॉइंट 3,4 है।
तो यानी 6,8 हो गया। अब बोला क्या, फ्रॉम दिस द पार्टिकल मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन दिस, मतलब यहां पे ये tan इनवर्स 3/4 घूम रहा है। तो चलिए अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल कितना आ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ये जो एंगल है ना, ये एंगल अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली चीज कितनी होगी बोलो, इसका y है 4, इसका y है 8, है ना, इसका y सेम होगा। तो ये 4 है, ये 3 है। तो अगर इस एंगल को आपने थीटा बोला तो tan थीटा हो गया मेरे भाई 3/4, यानी कि थीटा इज tan इनवर्स 3/4। तो जब ऑन द सर्कल घुमा रहे हो उसको tan इनवर्स 3/4, यानी यहां पहुंच गए। इस पे वो क्या बोल रहे हैं, एंड रीचेज अ पॉइंट Q। तो ये पॉइंट Q हो गया आपका। ये पॉइंट Q कैसे निकलेगा, तो भाई इसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, 3 है तो 3 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गए, है ना, और y कोऑर्डिनेट तो देखो रेडियस 5 है, इसका y अगर 4 है तो रेडियस 5 है, तो ये 3,9 हो गया। ये हो गया Q। अब बोले फ्रॉम Q इट कम्स डाउन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस बाय 2 यूनिट्स, मतलब इससे 2 यूनिट नीचे आ रहा है, तो इससे 2 यूनिट नीचे कितना मिलेगा, 3 + 7 आएगा, और इसी को शायद ये R कह रहा है। तो फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो यानी इसका आंसर सिंपल सी बात है कि यार 3 + 7 आएटा हो जाएगा, है ना, यस। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी बहुत पहले आया हुआ है ना, ये भी बहुत पहले क्वेश्चन ये आया हुआ है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज क्या कह रहा है कि ये क्या होगा, है ना, सबसे पहले तो ये सोचिए आप। तो पहले हम इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो हम बोले कि सिग्मा Q = 1 से 10, ठीक है भाई, सिग्मा Q = 1 से 10, पहले इसको निकालते हैं, है ना। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस तरह की चीजें आपको क्लास में करवाई गई होंगी, आई होप देखिएगा। sin 2q पाई अपॉन 11, है ना, sin 2q पाई अपॉन 11 माइनस आयटा कॉस 2q पाई अपॉन 11। इसमें मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मजा आ रहा है सर, क्योंकि हम e की पावर आयटा थीटा में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होना चाहिए। यहां तो साइन माइनस आयटा कॉस है, तो हम इसके लिए काम कर सकते हैं, या तो आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप चल सकते हैं, या फिर एक दूसरा अप्रोच जो मैं आपको बतला रहा हूं ये यूज कर सकते हो। यहां हम बोल सकते हैं क्या कि 1 इज माइनस आयटा स्क्वायर। क्यों सर, अरे आयटा स्क्वायर अगर -1 होता है मेरे भाई, तो माइनस आयटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1। यानी यहां पे हम एक चीज यूज कर रहे हैं, दैट इज माइनस आयटा स्क्वायर साइन 2q पाई अपॉन 11 माइनस आयटा कॉस 2q पाई अपॉन 11। अब देखो यहां से कुछ बाहर आ रहा है, तो सर बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, माइनस आयटा बाहर आ रहा है। माइनस आयटा बाहर आते ही आपको मजा आने लग जाएगा। कैसे सर, देखिए ध्यान से, माइनस आयटा बाहर लेते ही यहां पे बच जाएगा cos 2q पाई अपॉन 11, है ना, इसको पहचानने की भी कोशिश कीजिएगा, और प्लस आयटा साइन 2q पाई अपॉन 11। ये तो हमारा यूलर्स फॉर्मूला वाली चीज आ गई ना भाई, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इज इक्वल टू e की पावर आयटा थीटा। तो यानी कि माइनस आयटा सिग्मा Q = 1 से 10, और ये हो गया e की पावर आयटा 2q पाई अपॉन 11। आप ध्यान से देखना बच्चों, जब आप Q की वैल्यूज रखनी चालू करोगे ना, तो ये आपको 10 टर्म्स देंगे। ये 10 टर्म्स कौन से टर्म्स हैं, तो ये 11th रूट ऑफ यूनिटी के 10 टर्म है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है माइनस आयटा बाहर, और Q = 1 से लिखना चालू करोगे तो 2π/11 प्लस e की पावर आयटा 4π/11, ऐसे करके चल रहा है। तो ये कौन है, ये सर 11th रूट ऑफ यूनिटी तो है, ये 11th रूट ऑफ यूनिटी ही तो है, लेकिन ये तो 10 ही है ना सर। हाँ, इसमें एक रूटिंग मिसिंग है, कौन सा, 1 वाला। तो अगर 1 वाला अगर आप जोड़ दो, है ना, अगर 1 वाला, देखो मैं इसको जीपी के हिसाब से भी जोड़ सकता हूं। आप में से बताएंगे कितने बच्चों ने जीपी के हिसाब से जोड़ा है ना, कमेंट में जरूर बताएंगे। तो मैंने +1 और -1 कर दिया, तो ये तो हो गया सम ऑफ 11th रूट ऑफ यूनिटी। और आपको पता है सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी कितने के बराबर होता है, 0। तो 11th रूट ऑफ यूनिटी भी 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू मेरे भाई आ रही है आयटा। यानी हम बोल सकते हैं कि यानी कि ये चीज बन रही है सिग्मा। अब सिग्मा खेलेगा अलग वाला, 2 सिग्मा है ना भाई, और यहां पे 3p + 2, और इनटू में कितना आएगा, आयोटा की पावर p। अरे सर ये p कैसा आ गया, ये देखो, ये पूरा सिंप्लीफाई किया ना, ये पूरा यहां से यहां तक जो सिंप्लीफाई किया है ये है आयोटा, तो आयोटा की पावर p। और ये बन गया अब गजब की चीज, ये क्या है, एजीपी बन गया, एजीपी बन गया। तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन सिग्मा p = 1 से 32, है ना। को बोले सर ये जीपी तो सर हमारे सिलेबस में नहीं है ना। अरे बेटा आपको भी पता है ना, आपको भी अच्छे से पता है, कितनी बार आ चुका है, आया कि नहीं आया, देखो सिलेबस से हटने के बाद ही बार बार आ रहा है।
तो हमने बोला कि इसको अगर s मान लेते हैं तो s कितना देगा, p इक्वल टू 1 पे 5 इंटू आयोटा, 2 पे 3 दूनी 6 दूनी 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही चलने देना है ना, कुछ आयोटा स्क्वायर -1 भी नहीं करना है ना। फिर हम 3 रखेंगे तो 11 आयोटा क्यूब, और ऐसे चलता जाएगा तो 32 तिया 96, 96 तो 98 आयोटा की पावर 32। इसमें क्या ट्रिक बताई जाती है कि इसमें सर आयोटा से मल्टीप्लाई करो और एक टर्म एडवांस करके लिखो, तो 5 आयोटा स्क्वायर प्लस 8 आयोटा क्यूब, और इससे 3 कम यानी कि 95 आयोटा की पावर 32 और प्लस 98 आयोटा की पावर 33, ऐसा कुछ बनेगा, आप सोच लो। और दोनों को घटा दो, तो जैसे ही घटाओगे तो यहां बनेगा s माइनस आयोटा s। इधर क्या बन रहा है, 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा क्यूब, ये बढ़िया चीज बन रही है, ध्यान से देखना, चीज बढ़िया है भाई। और माइनस 98 आयोटा की पावर 33 है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, अब सोचना, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें चाहो तो आप 5 आयोटा छोड़ दो और इसके आगे यहां से यहां तक देखोगे तो आपको एक मस्त सा जीपी दिख रहा है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 आयोटा स्क्वायर। टर्म्स टोटल कितने हैं पहले तो सोच लीजिए। कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो मुझे लगता है आयोटा है। और टर्म्स कितने हैं, 2 से लेकर 32 तक चल रहा है, तो 2 से लेकर 32 तक चल रहा है तो 29 टर्म ही होंगे, है ना। नहीं नहीं, 2 से लेकर 32 तक चल रहा है तो 31 टर्म होंगे ना, 31 टर्म होंगे। और नीचे कितना आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 33 को लिख सकते हो आयोटा की पावर 32 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 32 तो हो गया बेटा 1, तो यानी s इंटू 1 माइनस आयोटा। और ये देखना माइनस 98 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज माइनस 93 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज -3, एंड दिस मुझे लग रहा है कि 1 माइनस आयोटा की पावर 28 इज गोइंग टू बी 1, तो माइनस आयोटा क्यूब, माइनस आयोटा क्यूब मतलब 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो यहां पे s आ जाएगा तुम्हारा, है ना, s आ जाएगा यहां पे तुम्हारा, देखना आई थिंक नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद, और ऊपर देखना बेटा यहां पे आएगा माइनस 93 आयोटा और इनटू आएगा 1 माइनस आयोटा, और -3 इंटू कितना आएगा 1 प्लस आयोटा। नीचे क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस का आएगा 2 आयोटा, और यहां देखना -93 आयोटा और -3 आयोटा इज -96 आयोटा। हो सकता हो अब कुछ एरर आ गया हो तो देखना पड़ेगा एक बार। इधर आएगा तुम्हारे पास आयोटा स्क्वायर इज -1, -96 आ रहा है ये भी, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आई थिंक इज 0, -2 हट जाएगा तो मुझे लग रहा है कि 48 इंटू 1 प्लस आयोटा बाई आयोटा। अब पता नहीं सही है गलत है, देख लेते हैं एक बार। तो 48 इंटू 1 बाई आयोटा इज माइनस आयोटा, तो कुछ ऐसा आएगा। बाकी कैलकुलेशन एरर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन देख लेते हैं एक बार क्या बन रहा है इसका आंसर। भाई अपन लकी हैं सही वही आंसर आया, बाकी फिर भी कोई एरर हो तो देख लीजिएगा। तो यानी कि आप देख रहे हैं ना कि मिक्स कॉन्सेप्ट आया, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले सिंप्लीफाई हो गए और फिर उसके बाद एजीपी का कॉन्सेप्ट भी बैठ गया, है ना। अभी हम लोग आगे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें बोला है कि इफ द बाइक्वाड्रेटिक दिस हैज 4 नॉन रियल रूट्स। ये भी बहुत कमाल का सवाल है ना, देखिएगा ये भी अभी प्रीवियस ईयर में नहीं आया है ना, ये भी अपनी तरफ से ही सवाल है। इसमें बोला है कि इस बाइक्वाड्रेटिक के 4 नॉन रियल रूट्स हैं दोस्त, 4 नॉन रियल रूट्स हैं जिसमें 2 का सम 3 + 4 आयोटा है और बचे हुए 2 का जो प्रोडक्ट है वो 13 + आयोटा है। यही ट्रिक है इसमें, इसी को सोचना है कि ये कैसे हो रहा है। अब ये अगर 4 हैं, देखो कोएफिशिएंट रियल दिया हुआ है, कोएफिशिएंट रियल का मतलब इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, ये बहुत क्लियर रखना। तो हमने बोला कि चलिए भाई इसके रूट्स हो गए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अच्छा एक चीज समझ गया ना कि अगर हमारे को कोएफिशिएंट रियल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि अल्फा और बीटा एक दूसरे का कॉन्जुगेट है ना। इसको जैसे अगर मैंने बोला p + आयोटा क्यू है, ये वाला है मेरा भाई p - आयोटा क्यू। अगर ये u + आयोटा v है तो ये वाला u - अरे सर ये क्यों मान रहे हो, ऐसे क्यों मान रहे हो, क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल है, ABCD, ठीक है।
अब बोले इनमें से किसी दो का सम 3+4 आया है, देखना, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का सम तो रियल आएगा सर, तो यानी कि हो सकता हो ये अल्फा प्लस गामा का सम हो, तो मैंने लिख दिया अल्फा प्लस गामा इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3+4 आया। अब बचे हुए दो का प्रोडक्ट, तो बच गए कौन? बीटा डेल्टा। अगर आपने कुछ और कॉम्बिनेशन लिया होता तो बचे हुए दो होते हैं ना, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बीटा इंटू डेल्टा इज 13+ आएगा। ये अगर कोई बोलता है नहीं नहीं सर हमने तो अल्फा प्लस डेल्टा लिया था, तो फिर दूसरा वाला आपको बीटा इंटू गामा लेना पड़ेगा, है ना, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो सेम ही आएगा। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी क्या है? तो बी है सर सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, मतलब सिग्मा अल्फा बीटा टाइप का। कितने टर्म आएंगे? तो 4 रूट से 2 एट ए टाइम ले रहे हैं तो 6 टर्म्स आएंगे, यानी अल्फा बीटा, है ना, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, है ना, अल्फा गामा और प्लस बीटा डेल्टा। आप देख लो, अब मैं यहां पे एक चीज कह रहा हूं कि अगर बीटा डेल्टा ये है तो दोनों साइड अगर कॉन्जुगेट लें तो बीटा का जो बार है ना, बीटा का जो बार है वो कौन है? अल्फा, है ना, बीटा और अल्फा कॉन्जुगेट है, तो बीटा का बार अल्फा और डेल्टा का बार क्या है? गामा। अल्फा गामा हो जाएगा 13 - आइटा। ये कैसे लिख दिया और क्यों लिख दिया सर? तो देखो यहां पे मुझे अल्फा गामा निकालना है, इसलिए लिख रहा हूं। बीटा डेल्टा मुझे पता है, तो इसका कॉन्जुगेट लेते ही मैं बीटा का कॉन्जुगेट लूंगा तो अल्फा, क्योंकि ये आपस में, है ना, कॉन्जुगेट पेयर है। और ऐसे ही गामा डेल्टा, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इन दो लास्ट का तो सम निकल गया बेटा, है ना। कितना आएगा? 13 - आइटा प्लस 13 + आइटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 26 आएगा। इनकी बात करते हैं, इससे अगर बीटा कॉमन ले रहे हो तो अल्फा प्लस गामा एक तो आएगा, और डेल्टा कॉमन ले रहे हो तो फिर से गामा प्लस अल्फा आएगा। यानी बच्चों मुझे यहां लग रहा है कि यहां पे भी कुछ ऐसा बन रहा है कि अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, एंड दैट इज प्लस 26। सो व्हाट इज अल्फा प्लस गामा गाइस, है ना। अल्फा प्लस गामा अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट लो, तो अल्फा का कॉन्जुगेट इज बीटा और गामा का डेल्टा, एंड दिस इज 3 - 4 आइटा। सो गाइस मेरे ख्याल से तो ये समझ में आ गया कि एक 3+4 आइटा है, एक 3 - 4 आइटा है। तो इसका भी डिफिकल्टी लेवल काफी हाई है इस सवाल का, क्योंकि इस तक पहुंचने में बहुत मुश्किल आती है बच्चों को। तो मैंने इसलिए ये करा के भी दिखा दिया है ना। ये मुझे लग रहा है 25 आएगा और प्लस 26, यानी कि बहुत शुभ है ना। 51 इज गोइंग टू बी योर आंसर। यस, द आंसर इज गोइंग टू बी 51। तो आई होप इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पावर पैक्ड सेशन है, और अगर बहुत मजा आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ कमेंट्स लिखकर इस पर्टिकुलर सेशंस के बारे में जरूर फीडबैक दीजिएगा, सो दैट कि नेक्स्ट अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको पता चल जाए कि सेशन में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और किस तरह की चीज एक्सपेक्ट करना चाहिए, सो दैट कि वो इस वीडियो को देखे या नहीं देखे वो आपके कमेंट के बेसिस पे वो तय कर पाए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम इस तरह के और भी सेशंस लेकर आए, तो भी आप कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।